हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज योर फिजिक्स एडुकेटर अक्षय। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स वन शॉट सीरीज का चैप्टर नंबर 10, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो लास्ट दो चैप्टर्स में आपने देखा कि हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे बात की थी कि किस तरीके से किसी भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, फ्लूइड हो या गैसेस हो, उस पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो किस तरीके से वो बिहेव करता है। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि अगर हम हीट, जो एक थर्मल एनर्जी है, एक तरीके से एक ऐसी एनर्जी है जो बॉडी के पास आती है और एक हॉटनेस या कोल्डनेस का सेंस प्रोड्यूस करती है, अगर हम उसको किसी मैटर से पास करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो कैसे बिहेव करता है। आपने देखा होगा समर्स में कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं वो समर सीजन में एक मतलब थोड़े ढीले हो जाते हैं, जो एकदम टाइटन्ड वे में नहीं होते, क्योंकि उन वायर्स में एक्सपेंशन हो जाता है। जबकि वही वायर जब विंटर्स आती हैं तो अपने आप टाइट हो जाते हैं। मतलब डेफिनेटली जो मैटर है वो हीट के अंदर एक अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, जो बिहेवियर हमें इस चैप्टर में देखना है। इस चैप्टर के नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उन नोट्स के साथ ही पढ़ाई करें, तो एक क्रिस्प और कॉन्साइज वे में आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, और जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप बहुत आराम से रिवीजन कर पाएंगे। ऑल्सो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में मैंने लिए हैं, सो दैट हर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम हीट एज अ एनर्जी को समझेंगे कि हीट क्या है। किस पर्टिकुलर एनर्जी को जो बॉडी पोजेस करती है उसे हम हीट कहते हैं। देन फिर हम हीट के सेकंड पार्ट में जाएंगे, जहां पे हम देखेंगे कि जब हीट किसी मैटर से मूव करती है तो कौन सी डिफरेंट फिनोमेना या फिजिकल चेंजेस वो उस मैटर में ला सकती है। देखिए, अभी हम जब फिजिक्स के एस्पेक्ट से हीट को देखते हैं तो हम उसके फिजिकल एस्पेक्ट को समझ रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो एक्सपैंड करती है। काफी बार ऐसा होता है कि हम जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो सिर्फ अपने टेम्परेचर को राइज करती है। ऐसा भी होता है कि जो हम किसी चीज को गर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने आइस को गर्म भी नहीं करने की जरूरत होती है, आइस को थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वो स्टेट भी चेंज कर सकती है। ये तीन चीजें होती हैं जब हम हीट किसी मैटर को देते हैं। लार्जली सॉलिड्स की बात के अराउंड मैंने ये बात को रखी। तो फिर हम कैलोरीमेट्री जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, और जो वाटर का एक डिफरेंट बिहेवियर है, कैसे वाटर और बाकी लिक्विड से अलग तरीके से बिहेव करता है, उससे हीट हम पास करते हैं, तो वो हम देखेंगे। फिर हम हीट के ट्रांसफर को समझेंगे कि हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कितने डिफरेंट तरीके हैं जिससे हीट ट्रांसफर हो सकती है। चलिए तो सबसे पहले हीट क्या है। Heat is a form of energy which produces in us the sense of warmth. तो आपने देखा है जब भी हम किसी बॉडी को टच करते हैं तो एक तो उसका फील वाला एस्पेक्ट होता है कि वो भाई हार्ड है, सॉफ्ट है, वो सब चीजें उसमें होती हैं। प्लस एक और एस्पेक्ट है जो हम डिफरेंस लगा पाते हैं, वो है कि भाई वो बॉडी गर्म है या ठंडी है ना। तो ये गर्म और ठंडी का जो सेंस है वो हीट एनर्जी से आता है, मतलब उसके अंदर हम एक तरीके से हीट एनर्जी का सेंस ले रहे हैं। फंडामेंटली हीट एनर्जी क्या है? तो जब मॉलिक्यूल्स देखा गया है वाइब्रेट होते हैं और एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तो अपने आप ही दो टाइप की एनर्जीज प्रोड्यूस होती है। देखिए, जैसे अगर मैं अभी अपने हाथ को इस तरीके से रब कर रहा हूं तो अपने आप ही नेचर दो तरह की एनर्जीज को प्रोड्यूस करता है। पहली एनर्जी एक साउंड के फॉर्म में निकल रही है जिसे हमें कंसिडर नहीं करना है। दूसरी एनर्जी जो निकल रही है, आप देखिए आपके हाथ में फील हो रही है, वो है हीट एनर्जी। मतलब जब भी दो बॉडी नेचर में कोलाइड करती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एनर्जी अभी मेरे हाथों में आई, इसी को हम हीट कह रहे हैं, क्योंकि देखो उससे हाथ गर्म होने लगे, सेंस ऑफ वार्मथ आने लगी। वी आर ऑल फेमिलियर विद द सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड। सम बॉडीज आर फाउंड टू बी हॉटर कंपेयर टू अदर बॉडीज। कुछ बॉडीज दूसरी बॉडी कंपेरेटिवली हॉट होती है, कुछ कोल्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल इज नोन टू बी वेरी हॉट व्हाइल अ चिप ऑफ आइस इज वेरी कोल्ड। ये सेंस है जो हमारा फिजिकल सेंस हमें बताता है कि आइस ठंडा है या लेस वार्म है या फिर कोल्ड है, और जो चारकोल है जो जल रहा होता है, आग जहां पे लगी होती है, वो क्या होता है? हॉट होता है। हीट एनर्जी possessed by a body is due to the kinetic energy of the molecules। अभी मैंने बताया वाइब्रेशन से कोलिजन, कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट एनर्जी कैन चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी आल्सो। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं और उसके ऊपर कोई लिड लगा देते हैं, कोई वेसल जिसमें पानी गर्म करते हैं, अगर मान लीजिए उसके ऊपर हमें ढक्कन लगा दें,
तो अगर हम उस पानी को गर्म करते रहे तो ढक्कन अपने आप ही क्या होता है, हट जाता है। इसका मतलब जो हीट हमने दी फाइनली उसने एक बॉडी को मूव किया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, उसने एक ऐसा फोर्स जनरेट किया जिससे हमने किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर लिया। तो हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, देन उसे आप इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और और भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में आप हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि हीट को मेजर हम कैसे करेंगे, अगर कभी हमें हीट मेजर करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो हीट को मेजर करने के लिए हम रिलेटिव टर्म्स में हीट मेजर नहीं कर सकते, जैसे नहीं तो उसमें हम कुछ गलतियां करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें किसी पानी में, एक पानी के वाटर वाटर है कि किसी सर्टेन टेम्परेचर पे हमें हाथ डाल के पता लगाना है कि भाई वो गर्म है या ठंडा। तो दो लोग हैं, पहला एक बंदा है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसका हाथ है, उसने हाथ डाला, हाथ निकाला और उससे कुछ सेंस हुआ, उस हिसाब से उसने बताया कि भाई पानी की, मान लीजिए हमने एक ऐसी एक स्केल बना दी, ठीक है, हमने उससे बोला इस स्केल में बताओ भाई पानी कितना गर्म है, तो उसने बोला पानी इतना गर्म है, ठीक है। वहीं पे एक दूसरा बंदा है जो अभी ही कोल्ड शावर लेके आया है, वो ठंडे पानी से नहा के आया है, और फिर हमने बोला इस पानी में हाथ डालो और बताओ कितना ठंडा है, तो डेफिनेटली क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी एक लोअर टेम्परेचर पे है तो उसे वो पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं लगेगा और वो बोलेगा कि भाई पानी इतना गर्म है। अब देखिए, सेम वाटर का आपने एक हीट का रीडिंग ये बताया और एक हीट का रीडिंग ये बताया, इससे ये समझ आता है कि हम अपने सिर्फ सेंस के बेसिस पे हीट को मेजर करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि वो हमेशा रिलेटिव टर्म्स में होगा। बॉडी का खुद का टेम्परेचर भी ये चेंज कर सकता है कि हीट अगली बॉडी की कैसी होगी, उसका सेंस चेंज कर सकता है। तो सेंस के टर्म्स पे, सेंसेशन के टर्म्स में हम हीट को मेजर करें वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर इज व्हाट? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की कितनी ज्यादा हीट है उसको हम उसके टेम्परेचर से देखेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि बॉडी की जो हीट एनर्जी है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि हीट, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी से ही आई है, तो हम ये रिलेशन भी देखेंगे आगे चैप्टर में जब मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा। तो गैसेस में ये रिलेशन बड़ा क्लियरली दिखता है, जो कि जनरली किसी बॉडी के लिए भी ट्रू है, कि जो काइनेटिक एनर्जी, जो एक्चुअली हीट एनर्जी का दूसरा ही फॉर्म है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो हम टेम्परेचर मेजर करके किसी भी बॉडी का क्या करेंगे, हीट एनर्जी को लेंगे। अच्छा, हाउएवर द फिजिकल सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड कोल्ड आर नॉट रिलायबल। अभी मैंने आपको बताया व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्यों हमें जरूरी है ये करना, क्योंकि हमें मेनली हीट के फ्लो को समझना है। मान लीजिए हमारे पास बॉडी 1 है और बॉडी 2 है, और हम इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तो हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि भाई किस बॉडी से किस बॉडी में हीट का फ्लो होगा? क्या हीट का फ्लो होगा? डेफिनेटली हीट का फ्लो होगा। आपको पता है एनर्जी हमेशा अपने आप को स्टेबल फॉर्म में रखना चाहती है, तो वो हमेशा ज्यादा से कम जगह पे फॉलो करे ही करेगी। एनर्जी हमेशा कम होना चाहती है किसी भी चीज की, सो दैट वो अपने आप को स्टेबल रख पाए या वो बैलेंस हो पाए। नेचर में हमेशा एक फंडामेंटल फैक्टर है कि एनर्जी अपने आप को बैलेंस करना चाहती है। तो अगर हमें ये डिसाइड करना है कि हीट का फ्लो इस तरफ होगा या इस तरफ, तो हम इसको टेम्परेचर से देख सकते हैं। मान लीजिए हम इनके टेम्परेचर को अगर आइडेंटिफाई कर पाए और हम ये देख पाए कि भाई टेम्परेचर ऑफ सेकंड बॉडी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी, तो हम क्लियरली ये बता पाएंगे देन हीट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, है ना। हीट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि यहाँ की जो हीट होगी और यहाँ की हीट होगी, इसमें से यहाँ की हीट कैसी होगी, ज्यादा होगी यहाँ की हीट से। तो अगर हम टेम्परेचर ऑफ बॉडी मेजर कर पाए तो हम हीट का सेंस ले पाएंगे और फिर हम हीट फ्लो को पता लगा पाएंगे। तो हमेशा हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है। अच्छा, therefore the temperature is a condition which determines the direction of heat flow when two bodies are mixed together. तो now how do we measure temperature? अब टेम्परेचर हम कैसे मेजर करें? तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया जिसे हम कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर कैसे काम करता है मैं बेसिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट आपको आगे जब भी टेम्परेचर की बात हो तो आप क्लियर हो कि एक एब्सोल्यूट चीज है जो हम मेजर कर रहे हैं, एक रिलेटिव चीज नहीं है। तो देखिए, बहुत से ऐसे मटेरियल है या बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें जो हम हीट देते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गर्मियों में आप देखेंगे बिजली के जो तार होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं। आप देखेंगे अगर ठंडियों में वो इस तरीके से होते हैं तो गर्मी में वही तार कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे।
इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। अगर यहाँ पे कोल्ड है और यहाँ पे हॉट है, तो कोल्ड से हॉट आने में क्या हो रहा है? एक एक्सपेंशन हमें दिख रहा है। अब इसी एक्सपेंशन को हम यूज कर लेते हैं किसके लिए? थर्मामीटर्स बनाने के लिए। जैसे एक सब्सटेंस होता है मरकरी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा यूनिक सा एलिमेंट है, क्योंकि इसकी दो प्रॉपर्टी बहुत खास है। पहली प्रॉपर्टी कि जब मरकरी को हम हीट देते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ मरकरी रखा, या यहाँ पे आपने कुछ मरकरी फिल किया, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपने मरकरी लिया और उसे फिल कर दिया, है ना। ऑल्दो येलो कलर का नहीं होता मरकरी, लेकिन जस्ट फॉर दिस टेक ऑफ शोइंग मैं आपको यहाँ पे येलो कलर का बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक मरकरी रखा और आपने इसको हीट दी। जैसे ही आप इसे हीट देंगे, आप देखेंगे यही मरकरी क्या करेगा? एक्सपैंड कर जाएगा। तो एक्सपैंडेड जो चीज है मैं उसको यहां बना दे रहा हूं दिखाने के लिए। तो यही मरकरी आपको दिखेगा थोड़ा सा एक्सपेंशन की तरफ चले जाएगा, एक्सपैंड करेगा। अच्छा, एक्सपेंशन क्या होता है इसको फंडामेंटली अभी थोड़ी देर से मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी आप बस लॉजिक समझिए। जब ये मरकरी एक्सपैंड करेगा तो आगे हम देखेंगे कि जो एक्सपेंशन होता है वो भी एक तरीके से हीट इंक्रीज्ड या टेम्परेचर इंक्रीज्ड पे डिपेंड करता है। अब समझिएगा, तो एक तरीके से हमने क्या किया, एक्सपेंशन को मेजर करके इसी एक्सपेंशन पे हमने क्या करा? रीडिंग्स बना दी। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने रीडिंग्स बना दी। अब रीडिंग किसके अकॉर्डिंग बना दी? चेंज इन टेम्परेचर के। तो एक्सपेंशन को हमने नोट किया, हमने देखा फॉर एग्जाम्पल भाई ये फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर एक्सपैंड किया, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर पे। तो हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन और यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो एक तो हम इनके टेम्परेचर को कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेंशन। हम देख सकते हैं कि भाई एक्सपेंशन बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हीट ऑफ बॉडी भी ज्यादा है, हीट ऑफ बॉडी भी ज्यादा है। तो हम किसी एक सर्टेन एलिमेंट लाइक मरकरी के एक्सपेंशन की क्वालिटी को यूज करके बाकी बॉडीज की हीट अप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता होगा कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे मरकरी कितना एक्सपैंड करता है। अभी जब हम इसकी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि भाई अगर T4 टेम्परेचर तक जाएगा तभी मरकरी इतना एक्सपैंड करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जिस बॉडी से मरकरी कांटेक्ट में है, जिसकी हीट लेके वो एक्सपैंड हुआ है, वो T4 टेम्परेचर पे है। तो मरकरी को देखो अब हमने बेस बना दिया बाकी हर चीज के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो इसी इंस्ट्रूमेंट को हम थर्मोमीटर कहते हैं। मरकरी की एक और बहुत प्यारी क्वालिटी है, वो है जो हम लास्ट चैप्टर में देख के आए हैं, वो है उसकी सरफेस टेंशन। मरकरी की जो सरफेस टेंशन होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है कंपेयर टू एनी अदर फ्लूइड। उससे क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या थी? सरफेस टेंशन इज बेसिकली द आउटकम ऑफ कोहेसिव बॉन्डिंग। कोहेसिव बॉन्डिंग मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, अगर वो ज्यादा होती है तो मॉलिक्यूल अपने ही टाइप के मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है, किसी और से बॉन्ड नहीं बनाता। मतलब अगर इस मरकरी को हम ग्लास ट्यूब में रखेंगे तो वो किसी और मतलब ग्लास की सरफेस से नहीं चिपकेगा, वो अपने आप से ही बॉन्ड बना के वापस नीचे जाएगा। तो दो फायदे हुए। पहला तो मरकरी एक्सपेंशन से हमें हीट मेजर कर रहा है, और जैसे ही हम उस हीट को हटाते हैं तो जब मरकरी वापस एक्सपेंशन को हटेगा या वापस कॉन्ट्रैक्ट अपने नेचुरल स्टेट में आएगा, तो चिपकेगा नहीं उस सरफेस के अंदर। वो भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। नहीं तो अगर सोचो वो चिपक ही जाएगा, ऊपर कहीं ना कहीं स्टक कर जाएगा, तो फिर हमारी रीडिंग्स में कैलिब्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो एक्सपेंशन का यूज करके, है ना, हम क्या मेजर कर सकते हैं? टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, और उसी टेम्परेचर को फिर हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। अब जो टेम्परेचर होती है, क्वांटिटी, टेम्परेचर जो क्वांटिटी है, इसकी हमने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स बना दी। अच्छा, यूनिट कब, अलग अलग यूनिट दुनिया में कब आती है? जब हमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हीट मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल 3 स्टैंडर्ड यूनिट हम पढ़ेंगे अभी, सेल्सियस, केल्विन और आपका फ़ारेनहाइट। ये तीनों ही साइंटिस्ट के नाम पे, क्योंकि इन तीनों साइंटिस्ट ने एक अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन की हीट को लेके। किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे उसने कभी टेम्परेचर को देखा ही नहीं, है ना। जैसे सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री इज लाइक टेकन टू बी द लीस्ट टेम्परेचर, है ना। केल्विन में दैट इज 273, फ़ारेनहाइट में इट इज डिफरेंट। तो जब भी हमें टेम्परेचर मेजर करना होगा थर्मामीटर से, तो हमें एक चीज करनी होगी कि हमें एक मिनिमम टेम्परेचर और एक मैक्सिमम टेम्परेचर को फिक्स करना होगा। तभी तो हम
ये कह पाएंगे कि ये स्केल कितना मेजर करता है ना, या ये थर्मामीटर कितना मेजर करता है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिट जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर का टी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लाइन खींची इसकी लेंथ तो एल ही है, लेकिन इसको अगर मैं सेंटीमीटर में लिखता हूं तो वो एक अलग आंसर देगा, और अगर इसको मैं मीटर में लिखता हूं तो वो एक अलग आंसर देगा। अगर मैं इसको मिलीमीटर में लिखता हूं तो एक अलग आंसर देगा। तो यूनिट कुछ नहीं है, यूनिट है उसकी मेजरमेंट करने की मतलब अमाउंट। वो डिफरेंट हो सकता है, अमाउंट अलग हो सकता है अलग अलग यूनिट में, लेकिन जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो सेम होता है। तो तीन टाइप की यूनिट्स टेम्परेचर की होती है, तीन टाइप के डिफरेंट स्केल्स हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। पहला होता है आपका सेल्सियस स्केल, ठीक है, तो ये है आपका सेल्सियस स्केल। दूसरा होता है आपका केल्विन स्केल, और तीसरा आपका होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है। अच्छा, क्योंकि दुनिया की हर बॉडी, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया की हर बॉडी अपने हिसाब से एक्सपैंड करती है, अपने हिसाब से हीट पे रिएक्ट करती है। हर बॉडी सेम तरीके से एक्सपैंड नहीं करेगी। इसलिए हमने दो चीजें करी। पहले तो हमने एक मटेरियल फिक्स किया लाइक मरकरी टू मेक थर्मामीटर, और उसके बेसिस पे हमने टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया। उसके बेसिस पे हमने टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया कि भाई अगर हम इस स्केल से मेजर करेंगे तो मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। तो ये रेफरेंस इसलिए सेट करना पड़ता है सो दैट आपको पता रहे कि ये स्केल इससे नीचे मेजर नहीं कर सकता है, इससे नीचे हम नहीं जा सकते हैं। तो जब हम सेल्सियस के स्केल बना रहे थे तो हमने वाटर को रेफरेंस लिया था, और वाटर के लिए यही हमारा क्या कहलाता है, आइस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, वाटर के लिए दिस इज कॉल्ड एज आइस पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली अगर इससे नीचे पानी को ले जाते हैं 0 डिग्री से तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे ऊपर जाते हैं तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरे इलाके में वो वाटर रहता है, इस पूरी रेंज में वो क्या रहता है, वाटर रहता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस सेल्सियस स्केल को देखें, सेल्सियस थर्मामीटर को, तो इसको हम कितने डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, मैक्सिमम 100 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। डिवीजन मतलब 100 रीडिंग्स आप इसके बीच में ले सकते हैं। अगर हम इसको देखें, अच्छा उसके बीच में सब रीडिंग भी होती है, लेकिन मेन जो रीडिंग्स है, स्टैंडर्ड जो रीडिंग्स है वो 100 है। हम केल्विन स्केल को भी 100 रीडिंग्स 100 डिविजन्स में ही डिवाइड करते हैं, और हम अपनी फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है इसको 180 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 डिग्री ना इन केल्विन, एंड 273 केल्विन इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फ़ारेनहाइट। सिमिलरली 100 डिग्री इज एनालॉगस टू दिस, और दिस इज अगेन मैंने बोला कि सेम लेवल पे सेम टेम्परेचर होता है, बस यूनिट के हिसाब से उसकी मेजरमेंट अलग है। तो फॉर एग्जांपल हमें एक टी डिग्री सेल्सियस, एक टी केल्विन और टी डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना हो कभी, तो हम कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल, हम यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। भाई ये इसके एनालॉगस है, ये इसके एनालॉगस है, तो मुझे पता है दिस माइनस दिस अपॉन इसके नंबर ऑफ डिवीजन की एक यूनिट, इसकी एक यूनिट इसकी एक यूनिट की इक्वल होगी, और इसकी एक यूनिट इसकी एक यूनिट की इक्वल होगी। तो हम एक यूनिट की वैल्यू सबकी इक्वल कर देते हैं। देखो इसकी यूनिट, जैसे यहां से यहां तक का टोटल मेजरमेंट कितना है, वो है टी माइनस 0 अपॉन डिवीजन कितने हैं। तो हमें पता है कि डिवीजन जो है, अब देखो, तो हमें पता है हमें यूनिट के हिसाब से काम करना है ना, हमें यूनिट के हिसाब से काम करना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 100। क्योंकि हम अगर एक यूनिट की मेजरमेंट है ना उसकी इक्वल कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, हम एक दूसरे से कन्वर्ट कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर केल्विन में है तो ये किस में याद रखना, ये सेल्सियस में है ना, तो इसको इस तरीके से लिखना चाहिए आप। इज इक्वल टू टी केल्विन माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। अब मान लीजिए आपको, अब इसी फॉर्मूले को आप बस याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको किन्हीं भी दो यूनिट को कन्वर्ट करने में हेल्प कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां से आपके लिए इन दोनों का एक रिलेशन निकाल के बताता हूँ। ठीक है, तो देखो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये तो गया, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कभी भी हमें केल्विन में अगर टेम्परेचर को चेंज करना है
तो डिग्री सेल्सियस में हमें क्या करना है, प्लस 273 कर देना है, तो हमारा आंसर केल्विन में आ जाएगा, है ना। तो किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 ऐड कर देना है। अच्छा, अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो चलो इसको इक्वेट करते हैं, टी डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम टी सी लिख देते हैं अभी, -0/100 की वैल्यू हो जाएगी टी फ़ारेनहाइट, या डिग्री सेल्सियस ही लिखते हैं यहाँ पे, डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180। चलिए, तो इसको हम अगर और फर्दर सॉल्व करें तो हमें फ़ारेनहाइट से इसमें सॉल्व करना है ना। दिया जाएगा 180/100 टी डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू टी डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना सिंपल है देखिए, इसको आप चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, ये जाएगा 9/5। तो देखो कितना सिंपल है, यहाँ से हमें रिलेशन क्या मिल गया कि किसी भी फ़ारेनहाइट में अगर कभी डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा 9/5 टी डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इतना सिंपल आपका रिलेशन बन गया। तो इस तरह के रिलेशन आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये रिलेशन याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सीधे मेन इस स्केल के डिवीजन को याद रखेंगे तो काफी हेल्प हो जाएगी आपको टेम्परेचर को मेजर करने में। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि किस तरीके से हम डिफरेंट लिक्विड्स को यूज करके थर्मामीटर बना सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात कि जो लिक्विड्स होते हैं वो एक सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर पे जाके अगर हम उसको उससे नीचे ले जाएं तो वो सॉलिड्स की तरह कन्वर्ट होने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को अगर हम 0 डिग्री से नीचे ले जाएं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पे फिर हम उसको रेफरेंस यूज नहीं कर सकते एज अ कॉमन रेफरेंस। क्यों? क्योंकि उसने स्टेट चेंज भी कर दिया। और कभी भी जब टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी बनानी होती है, एक एब्सोल्यूट स्केल बनाना होता है, तो हम सेम स्टेट में ही उसके साथ काम कर सकते हैं। तो फिर लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की, खासकर केल्विन ने ये बात ऑब्जर्व की कि अगर हम गैसेस को देखें तो गैसेस क्योंकि ऑलरेडी बहुत दूर होती है। देखो एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप अब इतना समझ आ रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से बॉडी की बॉन्डिंग बढ़ती है। इसलिए आप देखो जब हम सॉलिड को, आइस को टेम्परेचर देते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट होता है और वीकर बॉन्डिंग की तरफ जाता है, और पानी को और देते हैं तो स्टीम और वीक बॉन्डिंग की तरफ जाता है। तो अगर हम उल्टा करें तो अगर हम स्टीम से हीट ले ले तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी से हीट ले ले तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बॉन्डिंग कम, बॉन्ड एक तरीके से या स्ट्रेंथनिंग ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, एटम्स पास आते हैं। तो गैसेस जो है अगर देखा जाए अपने इनिशियल स्टेट में तो वैसे ही बहुत दूर होते हैं, तो उनका टेम्परेचर हम काफी ज्यादा कम कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर स्टेट। इसलिए हम गैसेस को भी थर्मामीटर बनाने के लिए यूज करते हैं। अब गैसेस के लिए एक इंटरेस्टिंग बात है, गैसेस के लिए एक यूनिक तरीका बिहेवियर या यूनिक तरीके की प्रॉपर्टीज गैसेस के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को चेंज करती है या इंपैक्ट करती है। क्योंकि गैसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर होती है, उनके एटम्स दूर होते हैं, तो गैसेस के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम आगे थर्मोडायनेमिक्स में और आपके केटीजी में पढ़ेंगे वो है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन, को हम डिटेल में आगे देखेंगे। लेकिन ये इक्वेशन बेसिकली गैस के किसी भी स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज में आती है, जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो हमें टेम्परेचर को मेजर करना है गैस का, लेकिन टेम्परेचर कम करने से हम देख पा रहे हैं, बढ़ाने से यहाँ दो दो प्रॉपर्टीज है गैस की जो इफेक्ट हो रही है। तो कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं ये है प्रेशर ऑफ गैस और ये है वॉल्यूम ऑफ गैस और ये है टेम्परेचर। आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ मोल्स हैं जो ड्यूरिंग द एनी फिजिकल चेंज वो चेंज नहीं होते, और ये गैस कांस्टेंट है तो ये भी चेंज नहीं होता, ये खुद एक कांस्टेंट है। तो अगर हम गैस के टेम्परेचर के साथ चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर के साथ कुछ बढ़ाता या कम करता हूं, तो गैस की दो क्वांटिटी से चेंज हो सकती है। अगेन फिर हमें ये थर्मामीटर बनाने में क्या करेगा, इशू करेगा। तो हम क्या करेंगे, गैस की दो टाइप की डिफरेंट एक तरीके से बिहेवियर को देखेंगे, जिसमें एक टाइप का बिहेवियर हमारे लिए काम का है, वो है कि अगर हम गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ लें, है ना, अगर हम गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई गैस कैसे बिहेव करती है। या फिर हम गैस को एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख लें, चलो हम मान लें कि गैस की वॉल्यूम नहीं चेंज हो रही है,
क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम चेंज हो रही होगी तो स्टेट चेंज होने का खतरा है। तो हम मान लेते हैं कि भाई गैस की वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तो हम क्या अचीव कर सकते हैं गैस के साथ। तो अगर हम गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हम देखेंगे कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, ये दोनों भी कांस्टेंट ही रहेंगे ड्यूरिंग द मोशन, तो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और अब अगर हम एक किसी सर्टेन गैस के लिए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, तो हम एक बहुत यूनिक चीज ऑब्जर्व करेंगे, वो ये कि जो गैसेस होती हैं वो एक्चुअली में पहले तो 0 डिग्री से भी नीचे जा सकती है, मतलब वो 0 डिग्री में भी नीचे जा सकती है, इवन वो नेगेटिव में भी अपने टेम्परेचर को रख सकती हैं। तो इसलिए अब देखो, नेगेटिव टेम्परेचर में अगर हम सेल्सियस स्केल पे देखें तो वहां तो स्टेट चेंज हो रहा था हमारी रेफरेंस के हिसाब से, पानी के रेफरेंस के हिसाब से, है ना। तो हम क्या करते हैं गैसेस के लिए, हमेशा केल्विन स्केल का यूज करते हैं। केल्विन स्केल का यूज करते हैं, या यहाँ पे केल्विन यूज करेंगे हम। और अगर हम गैस के बिहेवियर को देखें तो वो पी प्रोपोर्शनल टू टी बना ही रहा है ना, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो एक ऐसा भी टेम्परेचर है जहां पे ग्रेशर का प्रेशर 0 हो सकता है। गैस एक दूसरे पे कोई जितने भी एटम्स है वो एक दूसरे पे कोई प्रेशर नहीं लगाएगा, मतलब कि वो अपने इस पॉइंट पे जाके अपने नेचर को चेंज कर सकती है। वो टेम्परेचर होता है एक्चुअली एब्सोल्यूट जीरो, जिसे हम बोलते हैं 0 केल्विन। या फिर 0 केल्विन लगभग लगभग कितना होगा, तो आप यहां से देखिए, अगर आपको केल्विन में 0 पहुंचना है तो डिग्री सेल्सियस में लगभग लगभग ये -273 डिग्री सेल्सियस होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये आता है। इसको हम कहते हैं एक्चुअली एब्सोल्यूट जीरो। इतना मिनिमम टेम्परेचर एक सर्टेन बॉडी अपने स्टेट को बिना चेंज किए नीचे जा सकती है, और वो लार्जली गैसेस ही होती हैं। ठीक है, गैसेस का इतना लो टेम्परेचर जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत ज्यादा वो दूर होती हैं, बहुत ज्यादा ऑलरेडी उनका स्कोप होता है अपने टेम्परेचर को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो हम गैसेस का यूज करके भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गैसेस का यूज करके भी क्या बना सकते हैं, थर्मोमीटर्स बना सकते हैं, बिकॉज वो और लो टेम्परेचर को मेजर कर सकती है। तो गैस थर्मोमीटर क्या है, उनका बेनिफिट क्या है कि वो और लो टेम्परेचर्स को मेजर कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी मैटर में हीट देते हैं, तो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल इफेक्ट्स वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। पहले एक्सपेंशन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है और बॉडी क्या करती है, या मैटर क्या करता है, एक्सपैंड होता है। उसी एक्सपेंशन का एक्सटेंशन स्टेट चेंज भी होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी एक्सपैंड करते ही जाएगी तो थोड़ी देर में अपना स्टेट चेंज कर लेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन की अगर हम बात करें, आयरन को अगर हम हीट करते हैं, आयरन के वायर को, तो पहले वो क्या करेगा, उसकी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वीक होगी, क्योंकि हीट से क्या होता है, वाइब्रेशंस और बढ़ जाते हैं, तो बॉन्डिंग वीक हो जाती है। अब वीक होने से क्या होता है, आपकी बॉन्डिंग वीक है तो एटम्स दूर जा सकते हैं। अगर वो और ज्यादा वीक हो जाए तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आयरन मेल्ट हो जाएगा। ऑल्दो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा, बट आयरन अपना स्टेट चेंज कर लेगा। तो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। When matter is given heat, almost all of them shows the phenomena of expansion. ठीक है, तो अब एक्सपेंशन तीन तरीके से हमें देखना है। सबसे पहला हम मान के चलेंगे जब बॉडी की सिर्फ लेंथ इंक्रीज होती है, फिर हम बॉडी के एरियल एक्सपेंशन की बात करेंगे, और फिर बॉडी के वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक एल लेंथ का वायर कंसिडर किया है। अभी हम सॉलिड्स के एक्सपेंशन की ही लार्जली बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। फिर हम लिक्विड्स पे जाएंगे और फिर हम गैसेस पे भी जाएंगे। तो मान लेते हैं ये जो लेंथ एल है, ये इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल पे है, और यहां पे एक्सपेंशन होके ये फाइनल लेंथ हो गई है, जो कि फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल पे है। ये रहा हमारा चेंज इन लेंथ। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमें ये बताती है कि जो चेंज इन लेंथ है, द चेंज इन लेंथ ऑफ एनी रॉड या एनी लीनियर ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले उसकी इनिशियल लेंथ पे, एंड दूसरा इट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन करें तो ये एल इनिशियल इंटू डेल्टा टी आ जाएगा,
और अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा आ जाता है और ये एन इनिशियल डेल्टा टी आ जाता है। ये हमारा बन जाता है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, या जो हमारा चेंज आया लेंथ में उसका फॉर्मूला फॉर थर्मल एक्सपेंशन हीट के थ्रू। यहाँ पे जो अल्फा है, दिस अल्फा इज टर्म्ड एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो आपको याद होगा जब हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे तो हमने एक्सपेंशन ही चेंज इन लेंथ ही देखा था, लेकिन फोर्स के थ्रू। यहाँ पे हम हीट के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ से कुछ और फॉर्मूले को बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइनल लेंथ निकालनी होगी कभी भी, तो हम फाइनल लेंथ को कैसे निकाल सकते हैं? एल फाइनल जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा एल इनिशियल प्लस डेल्टा एल, है ना। ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ऑल्सो हम यहाँ पे अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन का भी निकालने को बोला जाए तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल डेल्टा टी। इस तरीके से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अलग अलग मटेरियल्स के लिए हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है, आप देख सकते हैं। अल्फा की जो वैल्यू 10⁻⁵ में होती है। इसकी यूनिट क्या होगी? तो हमें दिख रहा है लेंथ से लेंथ की यूनिट कट जाएगी तो केल्विन इनवर्स, है ना, या डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फ़ारेनहाइट इनवर्स, इनमें से कोई एक यूनिट आपकी होगी। जो स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है हीट ट्रांसफर में, जो एसआई यूनिट मानी जाती है, वो हम केल्विन मानते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का 2.5 होता है अल्फा। ठीक है, तो जिसका अल्फा जितना बड़ा होगा भाई उसमें चेंज इन लेंथ उतनी ही ज्यादा आएगी। ब्रास, आयरन, कॉपर, इन सब की वैल्यूज यहाँ पे लिखी है। देखो लेड जैसे मटेरियल का अल्फा जो है वो काफी कम होता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। इसलिए कहना चाहिए एल्यूमिनियम जो है वो हम बहुत ज्यादा जगह इलेक्ट्रिक, देखो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिक वायर्स की तरह यूज होता है क्योंकि हल्का होता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सर्किट में उसे यूज नहीं करते क्योंकि उसका थर्मल एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कॉपर एक बहुत अच्छा मटेरियल है इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने के लिए। चलिए, नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। यहाँ पे आपको एक एरिया दिख रहा है ए, इसको हम इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल पे मान लेते हैं, और जब हमने इसको गर्म किया तो ये फाइनल एरिया आपको दिख रहा है जो फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल पे आ जाता है। अगेन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये दिखाते हैं कि जो चेंज इन एरिया होता है वो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल टेम्परेचर और वो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया और चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसे ही हम बताते हैं, तो बीटा ए इनिशियल डेल्टा टी, ये हमारा चेंज इन एरिया का फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे जो बीटा है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं क्योंकि हो तो एक्सपेंशन ही रहा है, बस यहाँ पे 2 डायमेंशन में हो रहा है, वहां पे 1 डायमेंशन में हो रहा था। तीसरे एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। अगर हम ये जो इनिशियल हमें व्हाइट कलर का क्यूब दिख रहा है उसकी वॉल्यूम इनिशियल वी आई मान लें टी आई टेम्परेचर पे, और ये इसकी फाइनल वॉल्यूम है टी फाइनल टेम्परेचर पे, तो अगेन बाय एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो चेंज इन वॉल्यूम होता है प्रोपोर्शनल टू होता है इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर के। जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो यह जाता है वी इनिशियल गामा डेल्टा टी। अगेन आपके चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। यहाँ हम देखें तो जो गामा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें वैल्यूज दी गई हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो ऑब्जर्व करने वाली है, एल्यूमिनियम का जो लीनियर एक्सपेंशन था उसकी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁵ थी, लेकिन जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो 7 इंटू 10⁻⁵, मतलब कि एल्यूमिनियम की वॉल्यूम ज्यादा तेजी से चेंज होगी या ज्यादा अमाउंट में चेंज होगी सेम टेम्परेचर चेंज के लिए। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ये भी एक फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि जो गामा होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे कम बीटा होता है और सबसे कम हमारा अल्फा होता है।
अगर हम एक सर्टेन मटेरियल की बात करें तो ये हमारा रिलेशन होल्ड करता है। ठीक, अच्छा चलिए, दो न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं आपके लिए सो दैट आपको कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली क्लियर हो। तो देखिए लिखा है एक स्टील बीम इज 5 मीटर लॉन्ग एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस ऑन अ हॉट डे द टेम्परेचर राइजेस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनल माइनस इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द बीम? तो डेल्टा एल की वैल्यू अभी हमने देखी होती है एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। एल इनिशियल कितना है हमारा, तो वो हमें दे रखा है 5 मीटर। अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ दे रखी है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1.2 इंटू 10 की पावर -5। अब देखो ये भी ये यहाँ पे मीटर में है, याद रखना ये पर डिग्री सेल्सियस, ये तो ये डिग्री सेल्सियस नीचे है। और चेंज इन टेम्परेचर, अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, हमने एक चीज पढ़ी थी कि टी केल्विन इज इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर मैं इसमें चेंज लगाता हूं तो डेल्टा टी केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें तो कोई चेंज ही नहीं। अगर मैं सोचो दो इक्वेशन लिखता सब्ट्रैक्ट करता तो ये तो कैंसिल हो जाता। तो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री। जब चेंज रखना हो मतलब चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर ये पर केल्विन में पर केल्विन के हिसाब से दिया होता तो मैं सेम 20 को यहाँ रख सकता था, क्योंकि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में चेंज सेम ही होता है। अब ये तो डिग्री सेल्सियस में था तो ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है ना। ये आ गया आपका 12 5 60, 62 120, तो 1.2 है ना, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर्स में आपका चेंज आ गया। या फिर हम देखना अगर और इसको लिखें तो 1.2 मिलीमीटर में आपका चेंज आया, जो कि ऑब्वियसली बात है चेंज होता है वो काफी कम ही आता है। चलिए एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन जो हमें सुपरफिशियल एक्सपेंशन का आइडिया देगा। तो अ सर्कुलर शीट ऑफ कॉपर ऑफ रेडियस इतना ऑन हीटिंग इट्स एरिया बाय its area increases by the coefficient of linear expansion of copper is the find the temperature to which the sheet was heated। अब देखो, अब एक चीज समझने वाली है यहाँ पे, वो ये कि जब हम चेंज इन एरिया का एक्सपेंशन लिखते हैं तो अच्छी बात यह है कि इन्होंने हमें चेंज इन एरिया ही दे दिया है, तो उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लीनियर एक्सपेंशन दे दिया है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं आपको प्रूफ भी करवाऊंगा। पर दिस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होता है वो ट्वाइस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होता है। इस क्वेश्चन में हम इसे यूज करेंगे, अभी मैं आगे इसको प्रूफ भी करके आपको दिखाऊंगा कि ये कहां से आता है, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम इसे यूज करेंगे बिल्कुल। तो डेल्टा ए हमें दे रखा है 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल एरिया है ना, तो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर 35 इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीटा की वैल्यू है 2 ऑफ अल्फा, और चेंज इन टेम्परेचर है ना, तो हो जाएगा फाइनल -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम देखें तो इसको 22/7 लिख लेते हैं, तो ये जाएगा 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 2 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर -5, और यह जाएगा t-20, ठीक है। तो अब इसको तो हमें सिंपली सॉल्व करना होगा, तो टाइम बचाने के लिए मैं आपको कैलकुलेशन सीधे दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं जब हम ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इन सबको, तो इतने पूरे का सोल्यूशन जो है वो इतना आ रहा है 1.1 लगभग इंटू 10 की पावर -3। जब मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 111 आ जाएगा। तो t-20 इज इक्वल टू 111, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में था तो ये भी डिग्री सेल्सियस में आएगा, तो लगभग जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है वो 131 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ लेट अस लुक कि क्या लीनियर कोफिशिएंट, सुपरफिशियल कोफिशिएंट और क्यूबिकल कोफिशिएंट में कोई रिलेशन है। तो इसको हम बहुत इजी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमें पता है, देखो बहुत सिंपल है इसको वेरीफाई करना। अगर हम एक एरिया की बात करें तो एक एरिया जो होता है वो एक्चुअली में एक लेंथ का स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर एरिया की बात करें तो एक एरिया क्या होता है, एक लेंथ का स्क्वायर होता है। अगर मैं यहीं से चेंज इन एरिया निकालूं तो अगर वो स्मॉल चेंज है तो ये तो सीधे 2 डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल है ना, रिलेटिव चेंज इक्वल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम जनरल एरिया की बात करें, ए फाइनल क्या होगा, तो ए फाइनल हो जाएगा
एल इनिशियल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा डेल्टा ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा एल का स्क्वायर बचेगा एक तो, प्लस 2 एल इनिशियल डेल्टा एल बचेगा, है ना, और ये डेल्टा ए आ जाएगा। हमें पता है भाई जो लेंथ में चेंज है वो बहुत ही छोटा होगा, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो डेल्टा ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 एल इनिशियल डेल्टा एल, और डेल्टा एल की वैल्यू हमें पता है एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी होती है। डेल्टा ए की वैल्यू हमने अभी देखी थी, ए इनिशियल इंटू बीटा डेल्टा टी होती है, ये जाएगा 2 एल इनिशियल का स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी, और अभी हमने ए इनिशियल को क्या माना था, एल इनिशियल का स्क्वायर, तो हमारा ये जो है पार्ट कैंसिल हो जाएगा, हमारा डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, जो मैंने अभी आपके लिए यूज भी किया। सिमिलरली हम वॉल्यूम के लिए अगर करें, मान लीजिए एक क्यूब कंसिडर कर लेते हैं, तो एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या आएगा, वो आपका एल इनिशियल का क्यूब आ जाएगा। तो सिमिलरली आप फाइनल वॉल्यूम लिखेंगे, वो आ जाएगा एल इनिशियल प्लस समथिंग चेंज का होल क्यूब। अब आप जैसे ही इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो अगेन जो 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर वाले दोनों टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, वो दोनों टर्म आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले भी टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बाकी सब हायर टर्म्स कैंसिल होके आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 एल इनिशियल का क्यूब अल्फा डेल्टा टी। सिर्फ ये टर्म बचेंगे आपके, बाकी a प्लस बी का होल क्यूब का जब फॉर्मूला खोलेंगे तो ये क्यूब तो कट जाएगा, डेल्टा एल का क्यूब भी कट जाएगा, 2 अंडर रूट ए प्लस बी में जो हायर टर्म्स है वो भी कट जाएंगे, बस क्या बचेगा 3a स्क्वायर बी, है ना। तो 3a स्क्वायर बी बचेगा, क्या बचेगा 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, और डेल्टा एल हमें पता है क्या होता है, एल इनिशियल, तो एल इनिशियल का क्यूब अल्फा डेल्टा टी, सिर्फ ये बचेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी इनिशियल इंटू गामा डेल्टा टी। अच्छा, वी इनिशियल और एल क्यूब सेम ही है, तो हमें यहां से मिल जाएगा गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो बेसिकली जो हमारे अल्फा बीटा गामा का रेशियो होता है, अगर हम अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा देखें तो वो रेशियो कितना आता है हमारा, वो रेशियो आता है हमारा 1:2:3। ये आप याद रख सकते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन में आपको बीटा या गामा नहीं देके अल्फा दे दिया जाएगा और फिर आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा निकाले, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हमें सॉलिड का समझ आ गया कि सॉलिड 3 तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, लीनियरली एक्सपैंड कर सकते हैं, एरियल एक्सपेंशन हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो सकता है। अब हम देखना चाहते हैं कि लिक्विड्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। अब लिक्विड में एक थोड़ा सा कह सकते हैं इशू है लिक्विड के साथ, क्या, इस सॉलिड को तो आप इंडिविजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीधे सॉलिड को हीट दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड को किसी ना किसी कंटेनर में होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर लिक्विड की हम एक्सपांशन को स्टडी करेंगे तो हमें कंटेनर की भी एक्सपांशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मान लीजिए लिक्विड एक स्टील कंटेनर में ही है, तो स्टील भी एक्सपैंड करता है, अभी हमने देखा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और पानी की अलग एक्सपेंशन, या मरकरी उसके अंदर है तो उसकी अलग एक्सपेंशन है। तो मरकरी की एक्सपेंशन और आपकी जिस कंटेनर को रखा उसकी एक्सपेंशन, दोनों को हमें कंसिडर करना होता है। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर लिक्विड हवा में होता तो मान लो वो कुछ एक्सपेंशन करता, लेट से एक्स अमाउंट एक्सपैंड करता। अब अगर वो कंटेनर में रखा है तो कंटेनर भी वाई अमाउंट एक्सपैंड कर जाएगा, तो जो लिक्विड है वो पूरा एक्सपैंड करेगा ही नहीं, हाँ, वो एक्स माइनस वाई एक्सपैंड करेगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन हमारे कंटेनर में हुआ उसमें तो लिक्विड वैसे ही सेट हो जाएगा, तो एक्सपेंशन होने का उसके पास मौका नहीं होगा। इसलिए जब लिक्विड्स की बात करते हैं तो एज लिक्विड्स हैव नो डिफरेंशिएट द लीनियर एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी स्टडीड फर्दर ऑन हीटिंग द लिक्विड, इट हैज टू बी टेकन इन अ कंटेनर, किसी कंटेनर में लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली व्हेन द लिक्विड इज हीटेड द कंटेनर विल आल्सो एक्सपैंड। तो इस वजह से दो तरह के एक्सपेंशन हमें डिफाइन करने होते हैं लिक्विड्स के लिए। सबसे पहला एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन क्या है, एपरेंट एक्सपेंशन है जो हमने जो बेसिकली रियल एक्सपेंशन होता उसमें से हमने किसको माइनस कर देना है, उसमें से हमें माइनस कर देना है आपके कंटेनर के एक्सपेंशन को, दैट इज एपरेंट एक्सपेंशन। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी टोटल एक्सपेंशन होगा
जो भी रियल एक्सपेंशन होगा वो एपरेंट एक्सपेंशन प्लस कंटेनर का एक्सपेंशन होगा। जो रियल एक्सपेंशन हो सकता था वो अभी जो एक्सपेंशन हुआ है प्लस कंटेनर का एक्सपेंशन, क्योंकि जो कंटेनर का एक्सपेंड हुआ है उसमें तो लिक्विड वैसे ही फिट हो गया, तो उतना वो एक्सपेंड नहीं कर पाया है ना। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे दो तरह के हमने क्या लिए हैं, दो तरह के हमने गामा डिफाइन किए हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में। अच्छा, गामा की वैल्यू होती क्या है, याद करिए, गामा की जो वैल्यू थी वो ये होती थी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब बस यहाँ पे डिफरेंस इतना सा आ जाएगा कि जब आप एपरेंट निकाल रहे होंगे तो आपको एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम लेना है, और आप जब रियल निकाल रहे होंगे तो आपको रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम लेना है। एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, यहां लिखा हुआ है देखो फॉर्मूला, तो रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, एपरेंट जो लिक्विड कंटेनर के अंदर करेगा प्लस कंटेनर, वो रियल एक्सपेंशन इतना कर सकता था, है ना। कोई चीज अगर मान लीजिए इतना फैल सकती है, लेकिन जिस चीज के अंदर वो रखी है अगर वो भी कुछ फैल जाए तो वो चीज उस जो अंदर वाली चीज है वो तो उसी के एक्स्ट्रा वॉल्यूम में ही फिट हो जाएगी, तो उतना वो नहीं फैल पाएगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया एपरेंट एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, और ये आपका आ गया रियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अगर लिक्विड एक्सपैंड करते हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां से आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन मिलेगा, वो ये कि इसको मैं लिख सकता हूं वी इनिशियल, लिक्विड की इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा रियल इनटू डेल्टा टी। अब देखो हमें पता है कि लिक्विड की एपरेंट एक्सपेंशन में भी इनिशियल वॉल्यूम तो सेम ही है, तो गामा एपरेंट डेल्टा टी, प्लस हमें पता है कि हम उतनी वॉल्यूम में एक्सपेंशन देखेंगे कंटेनर का जिसमें लिक्विड है। हम भाई एक्स्ट्रा कंटेनर लेके क्या करेंगे, वो वाली एक्सपेंशन तो हमारी लिक्विड के अंदर नहीं अकाउंट होगी ना, वो लिक्विड का इफेक्ट नहीं करेगी। मेन तो इफेक्ट तब करेगी जब मेन वॉल्यूम वो इफेक्ट करेगी जिसमें लिक्विड है, तो वही कंटेनर की वॉल्यूम कंसिडर करनी है जो लिक्विड की है, तो इसकी भी इनिशियल वॉल्यूम सेम होगी, गामा कंटेनर डेल्टा टी। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन मिलेगा, इनिशियल वॉल्यूम तो सबकी सेम है, डेल्टा टी भी सबका सेम है, यहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा, गामा जो रियल होता है वो गामा एपरेंट प्लस गामा कंटेनर होता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है। तो दो रिलेशन आपको काम आ सकते हैं, एक ये और एक ये। वैसे तो इस पे न्यूमेरिकल बहुत कम चांसेस है आने का बोर्ड लेवल पे, लेकिन ये दोनों रिलेशन हमारे काम के होते हैं, ठीक है, और ये दोनों गामा के फॉर्मूले हमारे काम के होते हैं। चलिए अब इसी तरीके से हम गैसेस को स्टडी करते हैं कि भाई गामा अगर गैसेस के लिए कैलकुलेट किया जाए तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो गैसेस की खास बात यह है कि गैसेस के लिए सब कुछ एक अलग ढंग से होता है। गैसेस जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को शो करती है। अब हमें निकालना क्या है, हमें गामा निकालना। गामा क्या होता है याद करिए, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी, ये होता है। तो अब हमें एक बात समझ आ रही है कि हमने अभी आपको मैंने जब जीरो टेम्परेचर कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक बार कांस्टेंट बी कांस्टेंट पे, एक बार पी कांस्टेंट पे। लेकिन इस वाले कंडीशन में वी तो कांस्टेंट नहीं रखना, वी तो चेंज रखना है, तो हम पी कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे पी कांस्टेंट हमने मान लिया, एट पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया हम। अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो हम यहां से एक इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या दोनों तरफ चेंज लिख लो। तो प्रेशर कांस्टेंट इनटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर, ये भी चेंज नहीं होता, इनटू डेल्टा टी। सही है। अच्छा अब ध्यान से देखना, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। देखो आपको एक इंटरेस्टिंग रिलेशन मिला कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर, मतलब सीधे चेंज इन वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रही है, या टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड कर रही है। तो उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं गामा फॉर गैस के लिए। तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा टी अपॉन टी इनिशियल, और आ जाएगा डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, मतलब गामा ऑफ गैस जो है वो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है भैया। गामा ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल टेम्परेचर पे। जितना इनिशियल टेम्परेचर होगा उतना ही आपका गामा कम होगा, है ना, उतना ही एक्सपेंशन कम होने के चांसेस है। ऑल्दो गैसेस में जो एक्सपेंशन होता है वो रिलेटिवली काफी ज्यादा हो सकता है सॉलिड से, क्योंकि गैसेस के पास स्कोप बहुत ज्यादा है, कंप्रेशन भी ज्यादा हो सकता है, एक्सपेंशन भी। ठीक है, इसलिए आपने सुना होगा कंप्रेस नेचुरल गैस। सोचिए वो गैस होता है लेकिन कंप्रेस करके उसे लिक्विड बना लिया जाता है, होता वो गैस ही है, बस हाई प्रेशर पे उसे
लिक्विड बना लिया जाता है। तो गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। फॉर लिक्विड्स कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसेस का जो कोएफिशिएंट है गामा है वो एक्चुअली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि वहां पे वो कांस्टेंट रहता है एक मटेरियल के लिए। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि हर गैस के लिए अलग अलग क्या हो सकता है, अलग अलग आपका गामा हो सकता है। तो O2 का, ऑक्सीजन गैस का गामा जो है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। उसके अलग अलग गामा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उसके अलग अलग इनिशियल टेम्परेचर। डिपेंडिंग ऑन अलग अलग इनिशियल टेम्परेचर। चलिए, अब फाइनली हमने ये देख लिया कि सॉलिड्स कैसे एक्सपैंड करते हैं, फ्लूइड्स कैसे या लिक्विड कैसे एक्सपैंड करते हैं, और गैसेस कैसे एक्सपैंड करती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये हमने इलास्टिसिटी भी पढ़ी थी कि देखिए जो हमारी वॉल्यूम है अगर वो चेंज हो रही है, मतलब सेम लिक्विड जो पहले V1 वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा था V5 वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, और हमें पता है जो मास होता है वो तो कांस्टेंट होता है। तो ये चीज एक नई क्वांटिटी को भी चेंज करेंगी अगर मास कांस्टेंट हम मान रहे हैं तो अगर हमारा मास कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रही है तो डेफिनेटली जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी भी चेंज होगी, है ना। जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी भी चेंज होगी, ऐसा आप देखेंगे बिल्कुल। आप इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी भी लिक्विड, जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी भी लिक्विड को आप गर्म करना स्टार्ट करिए, ठीक है। जैसे जैसे आप उसको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी वॉल्यूम जो है वो चेंज होगी और उस वजह से उसकी डेंसिटी पे भी फर्क पड़ेगा। ये फर्क हमारे याद होगा आपको प्रेशर वाले, मतलब फोर्स से भी हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं और टेम्परेचर से भी चेंज कर सकते हैं, हीट से। तो दोनों में ही डेंसिटी का फर्क आता है। हमने क्वेश्चन किया था इलास्टिसिटी चैप्टर में कि जब हम सी में नीचे जाते हैं तो डेंसिटी में फर्क आता है पानी की, है ना। वॉल्यूम क्या होती है, कंप्रेस होने लगती है, वॉल्यूम कम होती है तो डेंसिटी बढ़ने लगती है। तो नीचे अगर आप जितना जाएंगे उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी पानी की, है ना। वो फर्क यहाँ से यहाँ पे कैसे आता है वो हम समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम, हमें पता है भाई इनिशियल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है, अच्छा नहीं, हम फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वो क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम दिया जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ऐसा कुछ आ जाएगा फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला। अच्छा, तो डेंसिटी जो फाइनल होगी वो क्या होगी, मास फाइनल अपॉन वॉल्यूम फाइनल। मास फाइनल तो मास इनिशियल के इक्वली होता है, और वॉल्यूम फाइनल जो आ रही है वो आ रही है वॉल्यूम इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी इनिशियल, तो डेंसिटी फाइनल का सिंपल सा फॉर्मूला में मिल गया, डेंसिटी इनिशियल प्लस 1 प्लस गामा डेल्टा टी। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वॉल्यूम बढ़ती है और डेंसिटी कम होती है। देखिए आप, अगर हम ये वाली चीज को बढ़ाएंगे तो ये पूरी चीज बढ़ेगी तो ये कम होगी। अगर ये चेंज छोटा है मान लीजिए, है ना, इफ इफ डेल्टा टी इज स्मॉल, अगर ये चेंज छोटा है, वैसे तो डेल्टा टी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये इससे फर्क पड़ जाएगा। देखिए डेल्टा टी भी छोटा हो सकता है, बाकी इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा की वैल्यू हमें पता है वैसे ही बहुत छोटी होती है ना। गामा की वैल्यू तो 10⁻³ के आसपास गैसेस के लिए तो बहुत ही छोटी होती है, मतलब वैसे हर ऑब्जेक्ट के लिए छोटी होती है, लेकिन गामा वैसे भी 10⁻⁵, 10⁻³ से 10⁻⁵ के बीच में वेरी करता है। तो हमें पता है एक और फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन से, आपको याद होगा कि जब भी कभी ऐसा हमें दिखता है और हमारा जो x है बहुत छोटा होता है 1 से, इस वाले फैक्टर से बहुत छोटा होता है, तो इसी का आंसर हमारा 1 प्लस nx आ जाता है। मतलब इसी को हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं कि फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी और 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो ये हमारा एक मेन फॉर्मूला बन जाता है जो कि क्लियरली दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे ये पूरी वैल्यू कम होगी, वैसे वैसे डेंसिटी कम होगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी कम होती है, ये हमें क्लियरली यहां से ऑब्जर्व हो रहा है। चलिए, अब फाइनली हम पानी के सिलसिले में बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एनेमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या है एनेमोलस बिहेवियर वाटर, तो पहले जनरल ट्रेंड समझ लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा।
हमने अभी पढ़ा कि भाई जब भी टेम्परेचर राइज करेगा वॉल्यूम कम होगी, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन पानी के सिलसिले में ऐसा नहीं होता। अगर इस ग्राफ से हम ऑब्जर्व करें तो पानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें समझ आ रही है जो लॉजिकली ट्रू नहीं लगती, लेकिन पानी में ऐसा होता है। वो क्या कि पानी में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखिए 0 से 4 डिग्री, तो पानी में एक इंटरेस्टिंग बात देखी गई है कि 0 से 4 डिग्री के बीच में, 0 से 4 डिग्री एक तो ये है आपका, और 4 डिग्री एंड अबव, है ना, एक ये है आप। यहां पे ये देखा गया है कि पानी की अगर हम 0 डिग्री, देखो पहले तो 0 डिग्री के पहले वो आइस होता है पानी, है ना, स्टेट चेंज कर लेता है। अब जैसे ही वो पानी बना, मान लो 0 डिग्री पे पानी है, अब आप और हीट दे रहे हो तो लॉजिकली क्या लगेगा कि एक्सपैंड होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है पानी का, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे ही अ, वो सॉलिड से मतलब आइस से वाटर में आता है, तो अभी वो एक अपने अनऑर्गेनाइज स्टेट में होता है, एक ऐसे इंटरमीडिएट स्टेट में होता है जहां वो बहुत अच्छे से उसकी पैकिंग नहीं हुई होती है मॉलिक्यूल्स की। तो एक्चुअली में क्या होता है कि 0 से 4 डिग्री के बीच में एक फैसिनेटिंग चीज ऑब्जर्व होती है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एनर्जी बढ़ने से वो दूर ना जाके अभी अपने मॉलिक्यूल्स को और पैक कर लेता है, तो पैकिंग इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे पैकिंग इनिशियली क्या होती है, सिर्फ पानी के लिए ऐसा देखा गया है कि पैकिंग इंक्रीज होती है। दुनिया के बताओ और किसी लिक्विड में ऐसा नहीं होता, लेकिन पानी की खास बात है कि 0 से 4 डिग्री में उसकी पैकिंग इंक्रीज होती है, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होती है, और हम कह सकते हैं उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती है 0 से 4 डिग्री में। ठीक है, अच्छा, 4 डिग्री से ज्यादा में जो नॉर्मल सिनेरियो वही होता है कि पैकिंग जो है वो कमजोर होती है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ती है, और डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है आपके, इसके लिए आपकी एक्विटिक लाइफ को सेव करने के लिए। देखिए, तो एक्विटिक लाइफ में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी मान लीजिए कहीं पे भी बहुत ठंडा एरिया है ना, बहुत ठंडा एरिया, यहाँ माइनस में नेगेटिव में टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ पे धीरे धीरे बर्फ बनना स्टार्ट हो गई है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर कितना होना स्टार्ट हो गया, 0 डिग्री पे स्टार्ट हो गया। अब होता क्या है, जो अंदर का टेम्परेचर है वो तो इससे ज्यादा है ना, तो होता कुछ यूं है कि यहाँ पे इस टेम्परेचर रेंज में 0 से 4 डिग्री की रेंज में जब टेम्परेचर, क्योंकि ठंडे एरिया में टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, तो इस इलाके का जब टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री के बीच में होता है, मतलब अगर यहाँ का टेम्परेचर देखो नेगेटिव में चला गया तो पानी बर्फ बन जाएगा, तो सारे मतलब सारे जो स्पीसीज है अंदर की वो मर जाएंगे। तो यहाँ का टेम्परेचर 0 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेट से यहाँ का टेम्परेचर हम टी बोलते हैं ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग नेचर ने बनाया है। हमें पता है सॉलिड हैवी होने चाहिए, सॉलिड हैवी होने चाहिए, है ना, लिक्विड से। तो ये आइस को क्या करना चाहिए था, नीचे जाना चाहिए था और पानी ऊपर चले जाना चाहिए था, और वो फिर और जम जाता, आइस में कन्वर्ट होता। ऐसे तो सारी की सारी पानी आइस में कन्वर्ट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इंटरेस्टिंग नेचर का फिनोमेना इस चीज को रोकता है और सारे के सारे एक्वेटिक लाइफ को बचाता है। कैसे, जब ये 0 डिग्री में चले जाता है और ये नेगेटिव में है, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होगा, और इस मोमेंट पे यहाँ की डेंसिटी जो है, और यहाँ की डेंसिटी जो है, यहाँ की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है आपकी इसकी डेंसिटी से, और जो ज्यादा डेंसर होता है वो हमेशा नीचे रह जाता है, तो पानी ही नीचे रह जाता है, वो पानी ऊपर जाना बंद कर देता है जैसे ये 0 डिग्री पे आता है बर्फ, और आपकी एक्वेटिक लाइफ बच जाती है। अगर ये पानी नॉर्मल तरीके से बिहेव करता तो इसकी डेंसिटी कम होती, उस कम डेंसिटी के कारण क्या होता, ये ऊपर जाता, ये भी जम जाता और ऐसे सारा पानी जम जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। द मोमेंट ये आई 0 डिग्री अचीव करती है तो यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 0 से 4 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट होता है, और जैसे ही ये होता है तो आप देखेंगे कि ये सिनेरियो लगने लगता है, डेंसिटी बढ़ जाती है और पानी नीचे रह जाता है, तो इसके कारण अंदर जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो सेव हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है पानी के एनोमलस बिहेवियर का। तो आपको बस इतना याद रखना है, इससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे ज्यादा से ज्यादा अगर आते हैं तो। चलिए, अब एक्सपेंशन से रिलेटेड द लास्ट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेस। देखिए थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हमें दो चीज समझ आई कि भाई आज तक हम पहले चीजों को, अगर हमें उनकी लेंथ बढ़ानी होती थी तो उन पे फोर्स लगाना होता था,
अब हमें समझ आया कि उनको हीट देके भी हम उनकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये कोई एक लेंथ है जिसका टेम्परेचर हम इनिशियल से फाइनल तक ले गए, लेकिन हमने उसी लेंथ को नहीं बढ़ने दिया, हमने उसकी लेंथ को नहीं बढ़ने दिया, ऐसे एक बाउंड्री लगा के उसकी लेंथ को बढ़ने से रोक दिया। यहां पे हमने एक बाउंड्री लगा दी ऐसे, यहां पे हमने एक बाउंड्री लगा दी ऐसे, तो ये जो चेंज इन लेंथ उसमें आ रही थी हमने उसे नहीं होने दिया। तो इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऑपोजिट फोर्स ये बाउंड्री उसको देगी, जिस वजह से हम कह सकते हैं उसका इतना ही कंप्रेशन हो गया, है ना। जो थर्मल स्ट्रेस से एक्सपेंशन हो रहा था, जो थर्मल स्ट्रेस का एक्सपेंशन था, जो थर्मल एक्सपेंशन था, वो बैलेंस हो गया, वो बैलेंस हो गया इससे हमारे थर्मल स्ट्रेस वाले एक्सपेंशन से, स्ट्रेस कंप्रेशन से, है ना, स्ट्रेस कंप्रेशन से। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स, रिएक्शन फोर्स डेवलप हुआ ना, उसके कारण जो रिवर्स स्ट्रेस डेवलप हुआ उससे वो बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर किसी रिजिड फोर्स, रिजिड बॉडी, रिजिड बाउंड्री के बीच में कोई रॉड है, उसे हम गर्म कर रहे हैं, तो उसमें अपने अंदर एक फोर्स डेवलप हुआ है। अगर मान लो, मतलब अगर आप उस रॉड को एकदम से उसके बाउंड्रीज को हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप उससे एक फोर्स क्या कर सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करवा सकते हैं, या फिर यही वो रीजन, यही वो फोर्स होगा जो इस बाउंड्री को तोड़ने के भी सक्षम होगा, जो इस बाउंड्री को तोड़ने की भी ताकत रखता होगा। तो उस थर्मल स्ट्रेस को हम कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। हम पहले लेते हैं थर्मल एक्सपेंशन, है ना, डेल्टा एल हमें पता है, तो पहले हम ले रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन से हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करवा लेते हैं, डेल्टा एल निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा, वो आएगा एल इनिशियल इंटू अल्फा डेल्टा टी। और फिर हम ले रहे हैं स्ट्रेस कंप्रेशन। तो हम मान लेते हैं कि भाई एक एफ फोर्स लग रहा होगा, इफेक्टिव एफ फोर्स लग रहा होगा जो इसे कंप्रेस कर रहा होगा, तो वो फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल्टा एल आ रहा होगा। हमें पता है ये डेल्टा एल और ये डेल्टा एल सेम है, यही तो सेम है, तभी तो वो एक्सपैंड नहीं कर रही, लेकिन किसमें स्टोर कर ले रही है अपनी उसी नॉन एक्सपैंडिंग एबिलिटी को, किसमें स्टोर कर ले रही है, वो एक्स्ट्रा फोर्स जो डेवलप हो रहा है उसमें स्टोर कर ले रही है। तो यहां से हम देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, इस डेल्टा एल को उठा के यहां रख देते हैं, तो ये जाएगा एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन गामा इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया। यहां से हमें एफ निकालना था, हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। यही होता है हमारा थर्मल फोर्स, या फिर एफ अपॉन ए अगर हम ले लेते तो इसी को हम कह देते हैं थर्मल स्ट्रेस। वाई अल्फा डेल्टा टी फोर्स अपॉन एरिया, इसी को हम कह सकते हैं जो थर्मल स्ट्रेस है ना, हीट देने के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हुआ रॉड में, उसी को हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हीट आप दे रहे हैं, एक्सपैंड नहीं होने दे रहे, तो वो एक फोर्स में स्टोर हो जा रहा है इन दी रॉड, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेस। चलिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन इसी थर्मल स्ट्रेस के बेस पे, अ स्टील बीम इज 5 मीटर लॉन्ग एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमने किया था अभी, इसमें हमने क्या निकाला था, आपको याद होगा, इसमें चेंज इन लेंथ निकाली थी हमने। ठीक है, सपोज द एंड्स ऑफ द बीम आर इनिशियली इन कांटेक्ट विद रिजिड वर्टिकल सपोर्ट, हाउ मच फोर्स विल द एक्सपैंड बीम एक्सर्ट ऑन द फोर्स सपोर्ट इफ इट हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना। तो अभी हमने देखा, देखो फोर्स अपॉन एरिया का फॉर्मूला हमें अभी मिला, कितना मिला, बाय अल्फा डेल्टा टी। तो एफ की वैल्यू जो आ गई वो आ गई ए वाई अल्फा डेल्टा टी। क्या हमारे पास ये सारी वैल्यू है, हमारे पास ए है, हमारे पास वाई है, हमारे पास अल्फा भी है, और हमारे पास डेल्टा टी है। देखो इसमें लेंथ का कोई यूज ही नहीं है, इसका मतलब लेंथ के इंडिपेंडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी स्टील रॉड का थर्मल स्ट्रेस सेम आएगा अगर उसका चेंज इन टेम्परेचर और एरिया सेम होगा, क्योंकि ये पर यूनिट, एक तरीके से आप सोच सकते हैं पर यूनिट लेंथ जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका
ठीक है, यहाँ से इसको हटाते हैं, 2 2 जा 4, तो ये जाएगा ठीक है, 12 6 72 और ये जाएगा 4। ठीक है, फाइनली फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है, इंटू 10 की पावर 2, या फिर हम इसको डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो 2.9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन्स का देखो फोर्स डेवलप हो गया, जो कि काफी ज्यादा फोर्स है ना, काफी ज्यादा फोर्स है ये, जो कि आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। एक बार और चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। ये 10 की पावर -4 हमने यहाँ लिया, 10 की पावर -5 हमने यहाँ लिया, 11 हमने यहाँ लिया, ये भी ठीक है, 12 6 72, 720 हमने वहाँ लिया, ये भी ठीक है, 4 हमने यहाँ लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 8, 7 4 28, बिल्कुल ठीक है, 2.9 टू 10 की पावर 5 इज द परफेक्ट आंसर। डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट फेज में चलते हैं, जहां पे हम ये देखने वाले हैं कि जब हम हीट देते हैं तो फंडामेंटली देखो क्या प्रोसेस होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है, सबसे पहले आप हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसी टेम्परेचर इंक्रीज, तो जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो भी एक फॉर्म की हीट का स्टोरेज है। फिर बॉडी उसी के साथ उसी हीट का यूज करके एक्सपैंड हो जाती है, और एक्सपैंड होने के बाद थोड़ी देर में अगर आप उसको ज्यादा हीट देते हैं तो अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है। तो अब हम उस पार्ट को पढ़ने वाले हैं, या उस हीट स्टोरेज को समझने वाले हैं जो बॉडी करती है जब उसका टेम्परेचर चेंज होता है। सो द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक बॉडी है ना, लेट्स से उसका मास m है, उसके 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम की बात करें, यूनिट मास की बात करें, लेट्स से हम पर ग्राम की बात करते हैं, तो उसके 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर से रेज करने के लिए, मतलब उसका डेल्टा टी कितना हो, इतना हो, जो आपको हीट चाहिए, उसी हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इससे हमें क्या हेल्प होती है, इससे जब हमें मान लो किसी भी बड़े मास के लिए ये निकालना हो कि जो हम उसको हीट दे रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हमें ट्रांजिशन निकालना हो कि भाई कितनी हीट उसको चाहिए 50 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए, तो ये 1 डिग्री की हो जाएगी स्पेसिफिक हीट। तो 50 के लिए आप 50 डिग्री का मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर आपकी ये स्पेसिफिक हीट आपको पता है क्या है कि 1 ग्राम मटेरियल की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज करने की हीट को हमने स्पेसिफिक हीट बोला है। तो अगर 1 ग्राम की जगह 50 ग्राम होगा तो आप 50 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं, जब हम कभी भी दो चीजों को मिक्स करते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने आइस और वाटर को मिक्स किया, तो होता क्या है, जो आइस है उसे और हीट चाहिए टू बेसिकली टू बिकम वाटर, और वाटर के पास हीट है, तो वाटर टेम्परेचर कम करके इतनी हीट को लूज करता है, एक सर्टेन हीट को लूज करता है, और पानी उसमें से ही टेम्परेचर को, आइस उसमें से ही टेम्परेचर गेन करता है। या फिर हम ऐसे सोचते हैं, हमें ठंडा पानी लेते हैं, गर्म पानी लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं, तो उसमें हीट का एक्सचेंज होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर है। लेकिन ये जो हीट का एक्सचेंज है, कर क्या रहा है, ये टेम्परेचर को चेंज कर रहा है दोनों बॉडी के, तो वहां पे स्पेसिफिक हीट काम में आती है। तो स्पेसिफिक हीट एस, एस से डिफाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे, स्मॉल एस इज बेसिकली द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय कितना, 1 डिग्री। तो मान लो अगर हम डेल्टा, मान लो ऐसा होता कि क्यू डिग्री से हम टोटल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कर रहे हैं, और टोटल मास जिसका हम चेंज कर रहे हैं वो एम है, तो हमें किसका निकालना है हीट, हमें टोटल चेंज का तो नहीं निकालना, 1 डिग्री का निकालना है, तो टोटल चेंज से डिवाइड कर देते हैं और टोटल मास से डिवाइड कर देते हो। देखो ये क्या आ गया, ये आ गया हीट पर डिग्री पर ग्राम। इस तरीके से हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं। तो हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट क्या है, अलग अलग होगी भाई, क्योंकि हर मटेरियल की टेंडेंसी अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, हीट एब्जॉर्ब करने की उसकी टेंडेंसी अलग है ना। तो यहां से हमें हीट का एक नया फॉर्मूला मिलता है, विच इज एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, विच इज हीट रिक्वायर्ड, ये क्या है, ये आ गई हीट रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड हो, रिलीज हो, कुछ भी हो सकती है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट रिक्वायर्ड होगी, अगर टेम्परेचर गिर रहा है तो हीट रिलीज होगी। तो हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज डेल्टा टी टेम्परेचर
ऑफ एम मास, है ना। तो एम मास की डेल्टा टी टेम्परेचर रेज करने की जो हीट है वो क्या है, एम एस डेल्टा टी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस एस का जो नाम है, अगर हम स्पेशली इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो एस है ना, यहाँ जो एस है इसको हम बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट, क्योंकि ये पर ग्राम के हिसाब से डिफाइंड होती है। ठीक है, ग्राम स्पेसिफिक हीट ये आपको एग्जाम में गिवन होती है, पानी की, आइस की, सबकी आपको ये गिवन होती है। नॉर्मली ये कैलोरी या जूल किसी एक में हो सकती है। तो एक चीज आपको और याद रखनी होगी, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी चैप्टर्स में, लेकिन अभी आपको फिर से याद रख लेनी चाहिए कि भाई एक जूल में, ठीक है, उस कन्वर्जन को मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, जब हम उसको यूज करेंगे तो उस कन्वर्जन को मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट। अगर यही हम पर ग्राम में लेके पर मोल ले लेते, ठीक है, इसको अगर हम पर मोल ले लेते तो इसको सी से रिप्रेजेंट करते और ये होता चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी होता, लेकिन नंबर ऑफ मोल होता, है ना। तो यहां से मिलता Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो C होता वो क्या होता, वो होता मोलार स्पेसिफिक हीट, पर मोल होता। ये पर ग्राम है ना। ये क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मान लो 5 ग्राम था तो 5 ग्राम से डिवाइड कर दिया तो 1 ग्राम का आ गया, देखो। और मान लो 50 डिग्री था, 50 डिग्री डिवाइड कर दिया तो पर डिग्री आ गया। तो ये थी टोटल हीट, लेकिन ये आ गई 1 डिग्री और 1 ग्राम की। इसी तरीके से ये आ जाएगी, ये आ जाएगी मोल पर डिग्री। तो ये से बोलते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे इसका एप्लीकेशन हम ये यहाँ पे हमारे पास कुछ अच्छी वैल्यूज है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ अच्छी वैल्यूज है जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं स्पेसिफिक हीट की। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एल्यूमिनियम की, तो लार्जली मेटल्स की स्पेसिफिक हीट की तो बहुत कम डिस्कशन हो रही होगी। नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स होती है पानी, आइस, इन सब की होती है। तो वाटर की जो होती है स्पेसिफिक हीट वो होती है 4.2 या 4186 जूल, या फिर इतना। और अगर इसको कैलोरी में हम देखें, एक कैलोरी में 4186 एक्चुअली जूल ही होता है। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, मैं आपको कन्वर्जन अभी लिखवाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज आपके लिए मेंशन की गई हैं, जिसमें काफी डिफरेंट, देखो आपको जूल पर केजी पर केल्विन में है, ये याद रखें। ठीक है, तो यूनिट बहुत मैटर करती है। यहां मैं लिख देता हूं एक कैलोरी में 4.2 जूल्स होते हैं। तो ये कन्वर्जन आपको हेल्प करेगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो जूल कैलोरी में चेंज करने के लिए। दोनों यूनिट आपको पता है हीट की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। इसमें मेन जो होता है, जैसे एल्यूमिनियम के देखो काफी ज्यादा स्पेसिफिक, मतलब एल्यूमिनियम को तो बहुत हीट चाहिए भाई 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से कार्बन, है ना, कॉपर, लेड, सिल्वर, टंगस्टन। लेकिन पानी की आप देखो तो उससे भी ज्यादा एल्यूमिनियम से। क्यों, लॉजिकल सी बात है। देखो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हीट को स्टोर करना, तो भाई मेटल्स में हीट स्टोर करना ज्यादा आसान है, क्योंकि उनके बॉन्ड वैसे, मॉलिक्यूल वैसे ही पास होते हैं। तो वाइब्रेशन करना आसान है, वाइब्रेशन करना आसान है, तो हीट प्रोड्यूस करना आसान है। जबकि पानी में थोड़ा सा, क्योंकि लिक्विड की तरफ चले जाता है तो आपका वही हीट बढ़ जाता है, गैस इसमें और ज्यादा होगी है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हम याद भी रख सकते हैं। ठीक है, पानी की और आइस की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हम याद भी रख सकते हैं। चलिए, इसी तरीके से हमारा जो दूसरा हीट हमारे काम की है वो होती है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट की बात हम कब करते हैं, देखो मैंने आपको बताया एक मटेरियल को जब आप हीट देते हैं तो क्या क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। जैसे ही आप उसको हीट देंगे तो उसका तो सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे पहली चीज उसका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसी दौरान उसमें एक्सपेंशन होगा। लेकिन टेम्परेचर चेंज के सर्टेन लिमिट के बाद कुछ फिक्स्ड पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ऐसे भी पॉइंट होते हैं जहां पे वो मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे अगर हम पानी की बात करें तो पानी जब 0 डिग्री से 100 डिग्री तक जाता है तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रीच कर सकता है वाटर, तो वाटर मिनिमम टेम्परेचर क्या रीच कर सकता है, 0 डिग्री।
और मैक्सिमम टेम्परेचर जो रीच कर सकता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद वो क्या हो जाता है, इसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, अपने लिक्विड फेज से अपने गैसियस फेज में जाने लगता है। और अगर इसके पीछे की बात करें, इससे पीछे की बात करें तो वो अपने सॉलिड स्टेट में आने लगता है। मतलब अगर आप इससे पीछे जाएंगे, वाटर को और कम डिग्री पे ले जाएंगे तो 0 डिग्री से कम पे पानी नहीं हो सकता, वो आइस में कन्वर्ट होने लगेगा 0 डिग्री पे। 100 डिग्री से आगे वाटर नहीं हो सकता, वो 100 डिग्री के बाद स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा, तो उसका स्टेट चेंज होने लगेगा। तो इसका मतलब कि स्टेट चेंज में भी कोई ना कोई हीट यूज होती होगी। भाई स्टेट चेंज तो पूरी बॉन्डिंग तोड़ रहा है, तो एक हीट तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इसको हमने स्पेसिफिक हीट बोला, और एक हीट यहां एग्जिस्ट करती है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जहां पे स्टेट चेंज हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, जो कि एग्जैक्टली उसके स्टेट चेंज करने में यूज हो रही है। तो एक टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज हो रही है, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो स्टेट चेंज करने में यूज हो रही है, जिसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ एनी सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट ऑफ मास सब्सटेंस कंप्लीटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो स्टेट चेंज इज कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, मतलब 100 डिग्री से जस्ट पहले पानी है और 100 डिग्री के जस्ट बाद स्टीम है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जब वाटर से स्टीम चेंज होता है 100 डिग्री पे, तो वो 100 डिग्री पे ही स्टीम रहती है। हाँ, अब आप और हीट सप्लाई करेंगे तो स्टीम का टेम्परेचर ऊपर बढ़ सकता है। इसलिए बोला जाता है कि स्टीम जो है वो ज्यादा घातक है पानी से, गर्म पानी से, 100 डिग्री पानी। क्यों? क्योंकि स्टीम के पास 100 डिग्री पानी की तो हीट है ही है, लेकिन ये लेटेंट हीट भी है जो हमें दिख नहीं रही है, जो अभी उसने स्टेट चेंज करके एब्जॉर्ब की है। इसलिए स्टीम अगर आपके हाथ में पड़ती है, गर्म भाप आपके हाथ में पड़ती है, तो वो ज्यादा डेंजरस होती है। तो अब देखिए, दो तरह की स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है। तो लेटेंट हीट में पहली जो होती है वो होती है फ्यूजन, तो वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या है फ्यूजन और वेपराइजेशन, समझते हैं। फ्यूजन हम तब कहते हैं जब कोई भी मैटर सॉलिड से अपने लिक्विड फेज में जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज होना नहीं है। तो जो लेटेंट हीट होती है LF, वो होती है हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, है ना। तो इसे हम ग्राम लेटेंट हीट बोलते हैं, या लेटेंट हीट मोल के हिसाब से नहीं होती, वो मास के हिसाब से होती है। तो यहाँ से हमें क्यू लेटेंट का एक फॉर्मूला मिल जाता है। जब भी स्टेट चेंज की बात आएगी तो हमें हीट का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, M/LF। वहीं पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, जहां से लिक्विड से गैस का स्टेट चेंज होता है। तो LV जो होता है वो आ जाता है Q/M, ये भी सेम ही है, बस ये क्या है, ये फ्यूजन है और ये वेपराइजेशन है, तो M/LV आ जाता है। पर ग्राम के हिसाब से, जब पर ग्राम, ये तो टोटल हो गया कि भाई M मास के लिए कितनी है। 1 ग्राम के लिए जो होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, 1 ग्राम वेपराइजेशन के लिए जो होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज की लेटेंट हीट भी होती है ना। इथेनॉल की अलग लेटेंट हीट है, आप देखिए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ये लिखा है लेटेंट हीट, तो 1 होती है, इंटू 10⁵ भी है यहाँ, ध्यान देना, ठीक है, जूल में। पर केजी है, और ये ठीक है, पर ग्राम नहीं है। गोल्ड, लेकिन वाटर की यहाँ इंपॉर्टेंट है, वाटर की है 3.3 इंटू 10⁵ में, यही लिख देता हूँ, जूल पर केजी। ये होती है वाटर की लेटेंट हीट। या फिर इसको आप जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, हाँ, तो वाटर से, तो ये वाटर को किस में कन्वर्ट करने की होगी, LF। ये वाटर को तो ये होगी वाटर टू आइस, इसको हटा देता हूँ, ये होगी आइस टू वाटर, एक्चुअली LF है ना, तो आइस टू वाटर, और ये होगी वाटर टू स्टीम, ठीक है ना। तो LF और LV इन सब की वैल्यू आपको दी होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ना आपको एक डायग्राम बना लेना चाहिए बेसिक, कि क्या हमें गिवन है, ठीक है। इज हीटेड अंटिल द होल ऑफ इट एवोपरेट्स। तो इसको कहाँ, इसको हीट करके क्या कर रहे हैं, इसको हीट करके कैसे लेवल पे ला रहे हैं जहाँ पूरा एवोपरेट हो जा रहा है। तो मतलब हमें नहीं पता इसका मास कितना, M मास है, तो M मास की आइस फाइनली किस में कन्वर्ट हो जा रही है, M मास की स्टीम में कन्वर्ट हो जा रही है।
और ऑब्वियसली बात है कितने डिग्री पे होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी ना। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, तो देखो पहले फेजेस समझने होंगे। तो कभी भी सॉलिड से गैस की तरफ डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं होता, एटलीस्ट वाटर का कुछ चीजों का होता है, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो एक फ्यूजन हो गया, एक वेपराइजेशन हो गया, एक सब्लिमेशन होता है सॉलिड टू सीधे गैस कन्वर्ट होना। कैम्फर करके एक मटेरियल होता है, कपूर जिसे कहते हैं, वो ये करता है। लेकिन बहुत ही कम मटेरियल है दुनिया में जो ऐसा कर सकते हैं। नॉर्मली हर मटेरियल अपने सारे फेज को क्रॉस करता है। तो पहले क्या होगा, आइस को मेल्ट होना पड़ेगा, लेकिन पहले उस आइस को मेल्ट होने के लिए 0 डिग्री आइस पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लिया करो कि अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट कॉन्सेप्ट यूज होगा। फिर उसे 0 डिग्री पे ही पानी पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। भाई पहले तो पानी में बनना स्टार्ट होगा ना, तो पहले पानी भी 0 डिग्री पे ही बनता है। इस क्वेश्चन से ये सीखना है हमें। तो पानी में आएगा वो, यहाँ पे LF यूज होगा। और फिर 0 डिग्री पानी से वो 100 डिग्री पानी पे आएगा इवेपोरेट होने से पहले। पहले वो सेम स्टेट पे ही वो टेम्परेचर अचीव करेगा, और फिर वो यहाँ से स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया स्पेसिफिक हीट होगी, और यहाँ पे आपको समझ आ गया LV होगी। मतलब कि अगर हम टोटल हीट की बात करें तो वो होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। कितनी होगी? Q1 में आप क्या लेंगे, MS डेल्टा T, लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ आइस लेंगे, याद रखना है। सॉरी, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, यहाँ पे आइस लिख लें और यहाँ पे आइस लिख लें, प्लस यहाँ डेल्टा T1 लिख लें। फिर यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है तो मास ऑफ आइस इंटू LF, प्लस यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मास ऑफ वाटर इंटू S ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T2, प्लस यहाँ पे फिर से स्टेट चेंज हो रहा है तो मास ऑफ वाटर इंटू LV। बस अब आप इसको सॉल्व कर सकते। मास कितना है आपके पास, 1 किलोग्राम है ना, और बाकी सब भी किलोग्राम में है, तो बहुत बढ़िया है। तो मास कॉमन निकाल लीजिए, मास तो सेम ही रहना है। एस ऑफ आइस कितना है, देखो 2.1 जूल है। 2.1 इंटू 10⁻³ जूल, प्लस LF कितना है, देखो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, देखो यहाँ लिखा है 336 इंटू 10⁻³ जूल, प्लस अच्छा यहाँ पे इस डेल्टा टी भी था, तो यहाँ डेल्टा टी कितना आएगा, -10 से 0 का 10 आ जाएगा। यहाँ पे LF हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया। पानी का मास कितना है वो तो अपन ने कॉमन निकाले। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है देखो, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर नहीं दिया तो हम यहाँ से उठा सकते हैं। आप देखिए ये 4186, लेकिन ये जूल पर केजी पर केल्विन में है। ठीक है, कितना है 4186 या 4.1 इंटू 10⁻³ जाएगा। 4.1 इंटू 10⁻³ है ना, 4.1 इंटू 10⁻³, 4.2 लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इंटू डेल्टा टी कितना है देखो, ये 100 डिग्री है, 100, प्लस लास्ट में फिर से LV आ गया। 4 मास तो कॉमन आ गया। LV कितना है देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये लिखा है 2286, 2268 इंटू 10⁻³। ठीक है ना। अब इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हमें दिख रहा है 10⁻³ कॉमन हो जाएगा तो 10⁻6 हो गया। ये आ गया 21 प्लस 420 प्लस 336 प्लस 2268। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। इतनी हीट हमें चाहिए होगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 8, 14, 15, 9, 11, 13, 14, 3, 3, 6, 6 प्लस 4, 10, और ये आ जाएगा आपका 3045 इंटू 10⁻6 जूल्स। इतनी हीट हमें चाहिए होगी, इतनी हीट हमें चाहिए होगी ये सब करने के लिए। 1 किलोग्राम आइस को अगर हमें इस डिग्री से यहाँ तक ले जाना है तो इतनी हीट हमें चाहिए होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल अ 0.16 kg ऑफ ब्लॉक, तो हमने क्या किया, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसमें दो चीजों को हम मिक्स करेंगे, तो देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। एक ब्लॉक मेटल ब्लॉक है, ठीक है ना, मेटल ब्लॉक है जो कि 210 डिग्री पे है। इसको हमने ड्रॉप किया कैलोरीमीटर में। कैलोरीमीटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कैलोरीमीटर में आप
बेसिकली स्पेसिफिक हीट मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं आप समझिए, कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक तो जिस चीज का वो बना है वो होता है, तो ये किसका बना है, कॉपर कैलोरीमीटर बना है, उसमें वाटर और उसमें क्या है अंदर एक मटेरियल और होता है जिस, तो उसके अंदर क्या है देखो पानी है। तो आप तो ऐसे समझो कि कंटेनर है कैलोरीमीटर जिसके अंदर पानी है, ये कॉपर का है, ये वाटर है। अच्छा, कॉपर का भी वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 1 किलो कॉपर होता है ना, और वो किसी कुछ हीट में 5 डिग्री टेम्परेचर राइज करता, तो सेम हीट में कितना पानी वो टेम्परेचर राइज करेगा वो दे दिया गया। इससे क्या होता है, इससे जो मास ऑफ कॉपर है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मास ऑफ, अभी देखो ये समझ आएगा, जब हम इसको मैथमेटिकली यूज करेंगे तो समझ आएगा। तो इसको हमने किससे ऐड कर दिया, इसको हमने किस में ऐड कर दिया, इसको हमने ऐड कर दिया इसमें। इसमें इतना तो पानी है और इतना पानी और है एक तरीके से। अभी आपको समझ आएगा ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि उसने कॉपर को भी पानी के में ही वेल में कंपेयर कर दिया। कैसे कंपेयर किया ये देखो, ऐसे कुछ हीट से, एक सर्टेन हीट से कॉपर का सर्टेन मास कुछ सर्टेन चेंज इन टेम्परेचर करता, तो सेम हीट में पानी का मास सेम डिग्री, तो हमने सेम हीट ली, सेम डिग्री का चेंज किया, हीट सेम है, एक बार पानी को दी, एक बार कॉपर को दी, वाटर इक्विवेलेंट समझा रहा हूं क्या होता है। तो इनको अगर इक्वेट कर दो तो यहां से जो मास ऑफ पानी आएगा, जो कि एग्जैक्टली सेम चेंज इन टेम्परेचर करता अगर उसे सेम हीट देते, तो वो बेसिकली वो मास ऑफ वाटर क्या है, वो मास ऑफ वाटर कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट है। ये वैल्यू होती है वाटर इक्विवेलेंट की। मास ऑफ कॉपर ना देके उसने आपको ये दे दिया मास ऑफ वाटर। इसको देखिए अभी कैसे यूज करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये 30 डिग्री सेल्सियस पे थे दोनों। अब होता क्या है, देखो ये टेम्परेचर ज्यादा, इसके पास हीट ज्यादा, इसके पास हीट कम, तो ये हीट लूज करेगा, ये गेन करेगा, तो ये हीट लूज करेगा, ये हीट गेन करेगा। कहां तक जाएंगे लूज करके, तो ये क्यों लूज करके देखो 48 डिग्री सेल्सियस पे आना है इसको, और इसको हीट गेन करके 48 डिग्री सेल्सियस पे आना है। तो कितना सिंपल हो गया देखो, इसका टेम्परेचर चेंज होकर 48 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, क्योंकि लॉस है तो ऑलरेडी हमें पता है नेगेटिव आएगा, तो हम सीधे क्यू लॉस ही निकालते हैं। क्या आएगा, मास ऑफ मेटल इंटू एस ऑफ मेटल इंटू डेल्टा टी। अब हम डेल्टा टी क्या लेंगे, सीधे इनिशियल माइनस फाइनल ले लेंगे, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल कर देते तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव के कारण हमने लॉस लिख लिया। ऐसे ही हम क्यू गेन लिख लेंगे। क्या आएगा, वो आएगा मास ऑफ कॉपर इंटू एस ऑफ कॉपर इंटू ये 30 से 48 पे गया ना, तो मैं सीधे यहाँ पे डेल्टा टी लिख देता हूँ आपके लिए। कितना आएगा देखो, 210 माइनस 48, ये सीधे लिख देता हूँ, और ये कितना आएगा 18 प्लस मास ऑफ वाटर इंटू एस ऑफ वाटर इंटू 18, क्योंकि भाई कैलोरीमीटर में दोनों है। अब आप ध्यान से देखो, आपको कॉपर का मास ना देके क्या दे दिया, उसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, तो आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ मास ऑफ कॉपर की वैल्यू क्या रख सकते हो आप देखो, वो रख सकते हो मास ऑफ वाटर इंटू एस ऑफ वाटर अपॉन एस ऑफ कॉपर। तो इसी को कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट, कि भाई सेम हीट में सेम चेंज इन टेम्परेचर कितने पानी में आएगा, है ना। तो इसके सीधे इसको उठा के रख दो ना, मास ऑफ वाटर एस ऑफ वाटर इंटू 18 कॉमन आ गया, तो 1 1 का हो, ठीक है, प्लस जो एक्चुअल मास ऑफ वाटर इंटू एस ऑफ वाटर, ये 18 आ गया। अच्छा, ये मास ऑफ वाटर कितना दिया है, इतना, और ये इतना, तो इनको ऐड ही कर दो, तो 0.15 kg इंटू एस ऑफ वाटर इंटू 18, ये आ गया। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना। यही तो हीट और लॉस, हीट और गेन और लॉस हुआ है, इन्हीं में तो हीट गेन और लॉस हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे हीट गेन और लॉस को। तो हमें पता है क्यू लॉस इज इक्वल टू क्यू गेन, दिस। तो मास ऑफ मेटल कितना है भाई, मास ऑफ मेटल है 0.616। एस ऑफ मेटल हमें नहीं पता, ये कितना आएगा देखो आप, 10 में से 8 गया 2, 20 में से 4 गया 16, इज इक्वल टू ये कितना है, केजी से केजी कैंसिल हो गया, एस ऑफ वाटर इंटू 18, है ना। चलो इसको सॉल्व करें, तो ये आ रहा है 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, ये आ रहा है 9 2 जा 18, सही है।
2 से और कैंसिल हो सकता है, ये 2 4 जा 2 9 जा, सही है, ठीक है जी, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल आ गई हमारे पास 0.15 इंटू एस ऑफ वाटर। एस ऑफ वाटर हमें गिवन होगा। अच्छा, अब अगर एस ऑफ वाटर नहीं गिवन है ना, तो हम यूज कर सकते हैं, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था एस ऑफ वाटर कितना था। देखो एस ऑफ वाटर था 4.2 इंटू 10⁻3, 4.2 इंटू 10⁻3, याद रखना जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में था ये, अपॉन ये कितना है 0.16 इंटू 49। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर से इसलिए सॉल्व कर ले रहा हूँ सो दैट हमारा टाइम सेव होगा। तो ये जाएगा 0.15 इंटू 4.2 डिवाइड बाय 0.16 डिवाइड बाय 49। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल आ गया 0.08 इंटू 10⁻3, ठीक है, जो कि काफी कम है। क्योंकि ये काफी कम थी इसलिए देखो उसमें चेंज इन टेम्परेचर बहुत ज्यादा आया, क्योंकि हीट तो सेम ही थी। सोचो इस वैल्यू को इसके इक्वल तो होना ही था, इस वैल्यू को इसके इक्वल होना था, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम थी इसलिए इसमें इतना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर आया। तो अब कैलोरीमीटर का यूज क्या आपको समझ आ गया होगा। कैलोरीमीटर का यूज ये एस निकालना है, ऐसे करके हम एस निकालते हैं। कैसे, जो कैलोरीमीटर का बाहर का मटेरियल है हमें उसका स्पेसिफिक हीट पता है, हमें थर्मामी और हमें अंदर के वाटर का टेम्परेचर पता है, हमें ये पता है इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर हम थर्मामीटर से निकाल लेंगे। अब जिस मटेरियल का हमें स्पेसिफिक निकालना है उसका भी थर्मामीटर से टेम्परेचर निकालना है। अभी सिर्फ टेम्परेचर की मेजरमेंट किया, कुछ नहीं किया। इसको इसमें डालो और फाइनल जो बचा है, फाइनल आफ्टर दी गेन एंड लॉस जो एक स्टेट आएगा स्टेडी स्टेट, उसमें भी टेम्परेचर निकाल लो। सब निकाल लिया। अब हीट की इक्वेशंस बनाओ, अपने आप तुम्हें जो मेटल, जो अननोन मेटल था उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मिल गई, है ना। मेरे हिसाब से कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई होगी, बिल्कुल परफेक्टली ठीक आंसर होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी आपको स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट को काफी स्ट्रेंथन करेगा। इट टेक्स 15 मिनट्स टू रेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टेम्परेचर टू बॉइलिंग। तो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री पे ले जाने में, है ना, कुछ 15 मिनट लगते हैं एक हीटर को। आफ्टर दिस 1 आवर 20 मिनट आर रिक्वायर्ड इन द सेम कंडीशन टू कन्वर्ट। अच्छा, इसके बाद 100 डिग्री पानी को 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करने में 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 80 मिनट्स लग जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 हीट गई होगी, यहाँ पे Q2 हीट गई होगी। इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इतना, अब देखो कैलोरी पर ग्राम में दे दिया, ठीक है, कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ। देखो हम मान लेते हैं जो हीटर है ना, वो जो हीट सप्लाई कर रहा है, जो हीटर है, अब हमें तो पता है हीटर तो कॉन्टिन्यूस हीट सप्लाई करेगा, तो वो हीट पर मिनट जो सप्लाई कर रहा है, लेट से उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ Q1 उसने कितनी सप्लाई करी, तो Q1 जो उसने सप्लाई करी वो उसने सप्लाई करी x इंटू 15 मिनट, है ना। और Q2 जो उसने सप्लाई करी वो करी x इंटू 80 मिनट। इतनी हीट तो करी होगी, अगर ये पर मिनट हीट है तो इतनी इतनी हीट सप्लाई करेगी। और इस हीट ने क्या करा, इस हीट ने जो पानी का मास था उसको 0 डिग्री से 100 डिग्री ले गया, तो चेंज इन टेम्परेचर 100 ही हो गया। और यहाँ पे उसी पानी को इसने कन्वर्ट कर दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब स्टीम में। देखो एक क्वेश्चन समझ आई, हमने क्या करा, हीटर की पर मिनट हीट कुछ ले ली x, अब टोटल हीट उसने इतनी दी 15 मिनट में, इधर 80 मिनट में इतनी दी, 1 आवर 20 मिनट, ठीक है। इस वाली हीट का यूज उसने टेम्परेचर चेंज करने में करा, इसका उसने उसका स्टेट चेंज करने में करा। मैं तो इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर देता हूँ भाई। जैसे ही मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ जाएगा 15/80, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया। मास सेम ही है, एस ऑफ वाटर इंटू 100 अपॉन LV आ गया। देखिए आपको LV निकालना था, LV की वैल्यू यहाँ से निकल गई, क्या आ गई, वो आ गई 15/100 इंटू 80 अपॉन एस वाटर। और एस ऑफ वाटर कितना है, 1 कैलोरी, अच्छा नहीं, एस ऑफ वाटर ऊपर आएगा, ये जाएगा 1, तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसमें ग्राम जो है क्या कैंसिल होगा, पहले ये देख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे जो 100 है, अच्छा तो ये हमने क्वेश्चन ही गलत बना ली,
तो एस वाटर कितना है, वो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 15 यहाँ नीचे आ जाएगा और 80 ऊपर आ जाएगा। ये इक्वेशन बनेगी अब ठीक है ना। एलबी निकालना था ऊपर ऊपर, अब ठीक है। तो एलबी की वैल्यू जो आ जाएगी, इसको आप कैंसिल, इसको आप हटाओ, ठीक है ना। ये कैलोरी पर ग्राम, ग्राम भी नीचे आएगा, तो ये आ जाएगी तो 8,000 अपॉन 15 पर ग्राम, तो ग्राम इनवर्स। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर लो भाई, कितना आ रहा है देखो। तो 15 6 तो नहीं आएगा, 15 5 75, 50 15 3 45, ठीक है ना। 50 15 3 45, 50, अच्छा फिर 3 आ जाएगा ग्राम इनवर्स, मतलब कैलोरी पर ग्राम, ऐसा आ रहा है एलबी। ठीक है, या 0.5 कैलोरी पर केजी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर इसको केजी में देखेंगे हम के, एक मिनट चेक कर लेते हैं फिर से, कैलकुलेशन हमारी परफेक्टली ठीक, कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगी फॉर वाटर। ठीक, चलिए, तो ये है हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जहां पे के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, सिंपली देखा गया है कि भाई आपका और जितना सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग की टेम्परेचर और आप में बहुत डिफरेंस है तो बहुत तेजी से आप टेम्परेचर लूज कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। देखिए, तो जब हम एकदम से किसी ठंडे एरिया में जाते हैं और तैयार नहीं होते हैं, तो हमारी बॉडी एकदम से टेम्परेचर लूज कर जाती है, जहां से फिर हमें अंदर ठंडी बैठ जाती है। तो वो क्यों, क्योंकि रेडिएशन के थ्रू हम बहुत तेजी से हीट को लूज कर देते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो हीट हम लूज कर रहे होते हैं। अब हमें पता है कि क्योंकि ये हीट लॉस हमारे टेम्परेचर चेंज में जा रही है, तो हमने टेम्परेचर चेंज वाला फॉर्मूला भी लगा लिया कि भाई स्मॉल हीट चेंज में हमारा स्मॉल एम एस डेल्टा टी का लॉस हुआ। यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ बॉडी है, टी क्या, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है ना। मास है, स्पेसिफिक हीट है, और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है। हमने इसे यहाँ पुट कर दिया स्मॉल हीट की जगह। अच्छा, ये मास और स्पेसिफिक हीट तो कांस्टेंट, हमने इसको यहाँ फिर ले आया। तो अगर मैं इस पूरे को फिर एक कांस्टेंट लिख दूं, मान लो के, बड़ा कांस्टेंट के, तो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग रेडिएशन, है ना। तो वाइल रेडिएशन rate of change of temperature, rate of decrease of temperature with respect to time is equal to k into delta t, that is डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर सराउंडिंग। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, हाँ, काफी बार आपको टेम्परेचर ऑफ बॉडी नहीं दिया होता है, तो याद रखना टेम्परेचर ऑफ बॉडी को आप, जो भी आपके दो टेम्परेचर दिए हों बॉडीज के, दिया होगा ना, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए उनका आपको एवरेज ले लेना है। अभी क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 टू 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इन 5 मिनट्स एंड 60 टू एंड फर्दर टू 60, तो 70 टू 60 इन 11 मिनट्स, ठीक है। व्हाट विल बी टेम्परेचर आफ्टर 15 मिनट्स, तो 15 मिनट और निकलेगा कितना टेम्परेचर होगा। तो पहले इससे निकालते हैं क्या मिल रहा है। हमें पता है डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स टी बॉडी माइनस टी सराउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे टी बॉडी जो बन रहा है मेरा इस सिनेरियो में, वही मैं आपको बता रहा था, 80 प्लस 70 150 अपॉन 2, ये 75 बन रहा है यहाँ पे एवरेज, और यहाँ पे बन रहा है 130 अपॉन 2, तो 130 अपॉन 2 आ जाएगा 65, है ना, 65, ठीक है। तो पहली वाले के लिए इक्वेशन जो मेरी बन रही है वो बन रही है 80 माइनस 70, 10 अपॉन 5 मिनट इज इक्वल टू के टाइम्स 75 माइनस टी सराउंडिंग, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए मेरे को मिल रही है 10 अपॉन 11 मिनट इज इक्वल टू के इंटू 65 अपॉन टी एस। यहां से हम सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग निकाल सकते हैं। देखो, दो इक्वेशन बन गई, इसको डिवाइड कर दो, तो जाएगा 11/5 इज इक्वल टू 75 बाई माइनस टी एस अपॉन 65 माइनस टी एस, मल्टीप्लाई करो तो 65 और 65, ये आ गया 71715 माइनस 11 टी एस इज इक्वल टू 375 माइनस 5 टी एस, कुछ ऐसा। अच्छा, तो ये आ जाएगा आपका 340 इज इक्वल टू 7 टी एस, या टी एस की वैल्यू आ गई आपकी 7 5 35 या 7 4 28 60,
7 8 56, 7 5 35, इतना कुछ लगभग डिग्री सेल्सियस आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर आ गया। देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो जब आपका टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का गैप ज्यादा था तो देखो आप तेजी से हीट को लूज कर रहे थे, जबकि जब वो गैप कम हो गया देखो आप फिर थोड़ा स्लो हो गया आपका हीट। यही तो कहता है जितना ज्यादा, देखो पहले 80 और 48 का डिफरेंस ज्यादा था, फिर 70 और 48 का डिफरेंस कम हुआ। अगर ये कम होगा तो रेट कम होगा, तो देखो रेट कम हुआ इसलिए देखो टाइम ज्यादा लगा, रेट कम हुआ तो टाइम ज्यादा लगा। अब क्या पूछ रहे हैं भाई 15 मिनट बाद और बता दो, तो ऑल्सो अब आप क्या करो, फाइनल टेम्परेचर आपको नहीं पता लेकिन आपको इनिशियल पता है 60 है, टाइम कितना निकला है 15 मिनट निकला है। अब देखो यहाँ पे ना आपको के की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, के, तो अभी मैं बताता हूँ के कैसे निकालेंगे या डिवाइड कर लेंगे इसको भी, तो के इंटू यह जाएगा टी बॉडी माइनस टी सराउंडिंग, ठीक है ना। आप एक काम करो, आप तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, तो ये जाएगा 10/5 टी एफ माइनस 60/15 इज इक्वल टू 75 माइनस टी एस अपॉन, अब देखो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो जाएगा टी फाइनल प्लस 60/2 माइनस टी एस, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करते हैं। एक मिनट, इस पूरे को जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इसलिए ये होगा हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो टाइम ही हमारा जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल सही है 50। एक मिनट, तो यहाँ पे ये जो है, एक मिनट, ये 11/5 है ना, हाँ ठीक है, 70 to 60 10। एक मिनट हम इसकी वो देख लेते हैं कहीं कुछ आंसर गलत हमारा, मतलब आई थिंक ये हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ एक मिनट, तो ये आ गया हमारा 10/5। जस्ट बाय रिविजिटिंग द कैलकुलेशन, फिर मैंने उसको हटाया नहीं, मैंने देखा कि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन को गलत कर दिया था, यहाँ 6 ts आएगा, ठीक है, 6 से डिवाइड करना था इसको, ठीक है, तो ये ts की वैल्यू हो जाएगी 6 5 30, 4066 36, 4066 36 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसा आपका टीएस आएगा क्या? अब हमारा आंसर ठीक है, यस अब हमारा आंसर ठीक है। इसमें ओके, एक मिनट, 5 में से 5 गया 0, 4 6 में से 3 गया 3, ठीक तो है, 6 5 30, 4 0 6 6 36, कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन, ठीक है सब अच्छा। और रफली इसका जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा टी जो फाइनल है वो आ रहा है कितना, वो लगभग लगभग आ रहा है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो आ रहा है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट है ना, एक मिनट, मुझे अभी भी लग रहा है कि कहीं पे हमने कुछ नहीं, ठीक है,